केस हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाने वाला है। ये केस एक चेज है, एक पेचीदा मुश्किल चेज। नासिक, गोवा, कोल्हापुर, सातारा, वाई, नागपुर, रत्नागिरी, सोलापुर, पुणे, मुंबई, सूरत। हम एक खतरनाक आदमी का पीछा कर रहे हैं। वो कौन है इस वक्त हमें कोई आइडिया नहीं। वो क्या है, वो ऐसा क्यों है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। अब तक इस औरत की कोई पहचान नहीं हो पा रही है क्योंकि क्राइम सीन में जो चीजें मिली है वो गुमराह करने वाली मालूम हो रही है। पुलिस पूरे इलाके में ढूंढ रही है लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मुजरिम कोई भी। सर, विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ ऐसा लग तो नहीं रहा है, पर पोस्टमार्टम ही असली तस्वीर सामने लेके आएगा। विक्टिम की पहचान हो सके ऐसा कुछ मिला? सर, एक डेबिट कार्ड मिला है, मनोज मात्रे नाम का। मनोज मात्रे विक्टिम का कौन हो सकता है? सर, ये जो कोई भी जिसने किया है, ऐसे विक्टिम का पर्स और उसमें अपना डेबिट कार्ड हमारे लिए क्यों छोड़कर जाएगा? पॉइंट है। 16 जुलाई 2017 हमारी नासिक क्राइम ब्रांच रूरल डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन में कत्ल की गई औरत का शव मिला है। इस केस का पहला सुराग एक क्राइम बीट रिपोर्टर से मिलने वाला है और फिर एक मनोवैज्ञानिक इस जुर्म और मुजरिम दोनों को समझने में हमारी मदद करने वाली है। सर, हो सकता है हमारे लिए जानबूझ के छोड़ा गया सुराग है, पर जो भी है यही है आगे बढ़ने के लिए। इस सुराग का पीछा शुरू करते हैं। अंधी गली में ले जाएगा शायद, पर पीछा तो शुरू होगा। सर, ऐसा ही एक केस मैंने एक अरसे तक ट्रैक किया था। वो केस और ये केस काफी सिमिलर है सर। कौन सा केस अर्चना? सर, मडगांव। एक आदमी का आई कार्ड एक औरत के पर्स में, उसकी लाश के पास। इतना बड़ा कांड करने वाला ऐसी गलती करेगा नहीं। शायद ये अनंत की ने हमें ये बता पाए कि ये औरत है कौन। सर, केस का एफआईआर नंबर था 147/2014 और औरत की लाश F9/14। सर, ये केस अब तक क्लोज नहीं हुआ है। अनसॉल्व केसेस में पड़ी है फाइल। सर, 2014 में गोवा में करस्पॉन्डेंट थी मैं। उस वक्त मैंने इस केस को काफी फॉलो किया था, ऑलमोस्ट 1 साल तक। तब वहां की पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला। वो औरत ट्रेस हुई थी? नहीं ना सर, एक्चुअली मैंने भी उस वक्त पुलिस की काफी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन वही अंधी गली। ये रिपोर्टर अर्चना की गोवा वाली लीड में पता नहीं कितना वजन है, पर गोवा पुलिस से कोऑर्डिनेट तो बनता है। विनीत, तुम इस डेबिट कार्ड वाले मनोज मात्रे को ढूंढ निकालो। सुधा, तुम पोस्टमार्टम की सारी डिटेल्स इकट्ठा करो। मैं पता करता हूँ कि यहाँ के केस में और गोवा के केस में और कितनी समानता है। सर, इन दोनों केसेस में कई चीजें कॉमन है। तकरीबन 16 घंटे पहले कत्ल हुआ है और विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। तो रेप कंफर्म्ड है? हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी तो हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि सीमन की ट्रेसेस नहीं मिलेगी। जरूर कल्प्रिट ने कॉन्डम यूज किया होगा। आप कह रही थी कि विक्टिम को पता भी नहीं चला होगा। अल्काजेरॉन एक बेहोश करने वाला ड्रग है और विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम में भारी मात्रा में पाया गया है। मतलब विक्टिम को टारगेट किया गया था, उसे सुनसान इलाके में ले जाके उसे बेहोश किया गया, शायद पानी या फिर ड्रिंक में ड्रग मिलाकर, और फिर उसका रेप हुआ और फिर कत्ल। पूरी संभावना यही हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर, हमें क्राइम सीन से कोई भी कॉन्डम नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई चीज मिली है जो सेक्सुअल असॉल्ट या फिर मर्डर से जुड़ी हो। मुजरिम ने कोई एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा है। बहुत चालाक मालूम होता है, शायद तजुर्बेकार। और विक्टिम, इसके बारे में कोई डिटेल? विक्टिम ने जो साड़ी पहनी थी और वो पर्स जो आपको मिला था, उससे यही लगता है कि विक्टिम गरीब तबके को बिलोंग करती होगी। हाँ, इस डेबिट कार्ड की डिटेल्स हमें हमारे बैकएंड से पता करनी होगी कि इस मनोज मात्रे का अकाउंट हमारे कौन से ब्रांच से लिंक्ड है। मिस्टर राव, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। इस केस में यही एक लीड है हमारे पास, मनोज मात्रे का डेबिट कार्ड जो मारी गई औरत के पर्स में से बरामद हुआ। इस मनोज मात्रे की डिटेल्स मिल जाए। माय गॉड, ये वही मालूम होता है। काफी सिमिलरिटीज है। हमारे केस में भी विक्टिम के ब्लड स्ट्रीम से अल्काजेरॉन का हेवी डोज पाया गया था। सफियो, तुम्हारे केस में भी विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, कॉन्डोम यूज हुआ था? यस गावड़ी, कॉन्डोम पहनकर सेक्सुअल असॉल्ट और उसके बाद गला काटा गया। कत्ल के 14 घंटे बाद बॉडी मिली थी। कोल्ड ड्रिंक या पानी में अल्काजेरॉन ड्रग मिलाकर पिलाया गया होगा। रेप, सेक्सुअल एक्टिविटीज तो हुई है, लेकिन विक्टिम को तो पता ही नहीं चला होगा क्योंकि वो बेहोश रही होगी और हमें 7 ट्रेसेस तो मिले नहीं।
तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि असॉल्ट कॉन्डोम पहनकर किया गया होगा। सर, हमें क्राइम सीन के आसपास कुछ भी नहीं मिला सिवाय उस औरत के पर्स में मिले लाइसेंस के, जो किसी अनंत किनी के नाम का था। और इस अनंत किनी का कोई कनेक्शन नहीं बना? जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं बना। और ये ड्राइविंग लाइसेंस मंगलुरु आरटीओ ने इशू किया है और अनंत किनी हमें मंगलुरु में ही मिला। अनंत किनी का ड्राइविंग लाइसेंस विक्टिम के पास कैसे आया? हाँ हाँ सर, अनंत किनी मेरा ही नाम है, ये फोटो मेरा ही है और ये ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरा ही है। वैसे कहाँ मिला ये? इस औरत के लाश के पास, मडगांव गोवा में। लाश के पास? कैसे? वही तो हम तुमसे पूछने आए हैं, गोवा से। मिस्टर अनंत किनी, ये औरत है कौन? मुझे क्या पता ये औरत कौन है, और मैं तो मडगांव कभी गया भी नहीं हूँ। तो क्या तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस खुद ब खुद तुम्हारे वॉलेट से निकलकर सीधे मडगांव पहुंच गया? मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और उसमें मेरा पैन कार्ड वगैरह सब कुछ था सर। ना पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ को कोची छोड़ने गया था उसके पेरेंट्स के घर डिलीवरी के लिए। मैंगलोर वापस लौट रहा था तब ये हुआ। जब सुबह उठकर देखा तो वॉलेट गायब था सर। चोर पकड़ा गया? सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ के वर्धन नगर थाने में जाकर पूछिए ना, मैंने वही रिपोर्ट लिखवाई थी। सर मैंने अपने सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे, नया ड्राइविंग लाइसेंस, नया पैन कार्ड, सब नया बनवाया। ट्रेन में अनंत किनी के साथ और कौन कौन सफर कर रहा था ये तो हम पता कर लेते, लेकिन इतने सारे लोगों में चोर को कैसे ट्रेस कर पाते? ये औरत भी ट्रेस नहीं हुई? एक सिंगल सुराग नहीं मिल पाया उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। शायद मडगांव के बाहर की होगी। हमारी विक्टिम का भी सेम प्रोफाइल भर रहा है। तो फिर पूरे चांसेस है कि आपका मनोज म्हात्रे अनंत किनी के प्रोफाइल का ही निकलेगा, जिसका इस केस से दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा। जी मैं ही हूँ मनोज म्हात्रे। मेरा डेबिट कार्ड आपको कहाँ से मिला सर? 3 महीने पहले खो गया था। मनोज, ये कार्ड हमें नासिक डिस्ट्रिक्ट के इगतपुरी के पास मिला, एक औरत के पर्स में। औरत के पर्स में? उस औरत का पहले सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उसके बाद मर्डर। सर मेरा वॉलेट तो चोरी हो गया था, भोपाल से नागपुर आते वक्त में। और जब सुबह मेरी नागपुर में नींद खुली तब जाकर मुझे पता चला कि मेरा तो वॉलेट ही गायब है। शुक्र है मेरे वॉलेट में सिर्फ बैंक के कार्ड्स थे, जो उसे तुरंत मैं ब्लॉक कर सका। इस औरत को जानते हो? मैं कैसे जानूंगा सर, मेरा नासिक साइड में तो आना जाना हुआ ही नहीं कभी। हाँ, एक आध बार शिरडी और शनि शिंगणापुर जाकर आया हूँ दर्शन के लिए। पर दोनों केसेस में एक दो नहीं, कई चीजें कॉमन है विनीत। हाँ सर, इतना तो पक्का है। ये सीरियल किलर सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर करने के अलावा चालाक चोर भी है। पर चोरी पैसों की नहीं, पहचान की करता है। और गोवा के केस की तरह हमारे केस की भी विक्टिम की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूरे 3 दिन हो चुके हैं। सुधा, हमारे केस की विक्टिम नासिक या इगतपुरी के बाहर की हो सकती है। सर मैंने महाराष्ट्र स्टेट के सभी थानों में विक्टिम की फोटो और केस डिटेल भिजवा दी है। और सर अगर विक्टिम महाराष्ट्र के बाहर की है तो तलाश का दायरा काफी वाइड हो जाएगा। 3 साल के गैप के बावजूद दोनों केसेस में मॉडस ऑपरेंडी लगभग 100% मैच हो रही है। हो सकता है किसी सीरियल किलर का काम, और हो सकता है इस वक्त वो अपने अगली शिकार की तलाश में घूम रहा हो। काफ़ी एक्सपीरियंस है काम में। जगदीश माने? जी वो तो है, काफ़ी टाइम से हूँ इस लाइन में। ये मास्क उतार सकते हो? चेहरा देखना है तुम्हारा। जी बिल्कुल। आपके यहाँ के सभी मजदूरों को भी ये मास्क पहन लेना चाहिए। इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है। तुमने मुंबई की साइट क्यों छोड़ी जगदीश? बिल्डिंग बन गई? नहीं जगदीश, मेरा मतलब है कि तुम मुंबई का काम छोड़ के पुणे क्यों चले आए? अब मुंबई में तो काम की कमी है नहीं। मैं मजदूरों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ अश्विन जी, लेकिन मुंबई की भीड़ और ट्रैफिक को संभाल ना पाया। बस मुझे थोड़ी खुशबूदार हो। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूँ, तुम मुझे कल आकर मिलो। मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। जहां पर भी घात लगाए बैठा है ये सीरियल किलर, अगले शिकार पर लपकने से पहले हमें इसे रोकना है। आप सही कह रहे हैं। दरअसल तब 2014 में हमें केस को ठंडा पड़ने नहीं देना चाहिए था। रचना शानबाग की बात हमें सीरियसली लेनी चाहिए थी। रचना ने तब पॉइंट आउट भी किया था कि इस केस में कुछ साइंस है जो किसी मेंटली अफेक्टेड शख्स के हो सकते हैं। कौन है रचना शानबाग? कहाँ मिलेगी? वो एक साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त मुंबई में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट भी। महाराष्ट्र के सारे केसेस चेक करो, नेशनल क्राइम डेटाबेस भी स्कैन करो। सेक्सुअल असॉल्ट की कोई भी हिस्ट्री हो या हमारे केस से मिलता जुलता एक भी केस हो, तुरंत पेपर्स मंगवाओ। इस केस को हमें अर्जेंट समझकर चलना है। मैंने इंस्पेक्टर सावी रॉड्रिग्स को पूरी रिसर्च हैंडओवर की थी ऐसी पैटर्न के सीरियल किलर्स के बारे में। छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो पूरी गंभीरता से लेना बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ तो मैंने पूरी लीड दी थी।
रजना, अब हम जाग गए हैं और हमें हर हाल में इस भयंकर मुजरिम को पकड़ना है। 2014 में ये औरत मडगांव गोवा में और अब 2017 में ये नासिक में। 2017। दोनों ही केसेस में एल्काज़ोरान ड्रग्स, यानी कि वो दवाइयों का जानकार है। इस दवा से तुरंत नींद आ जाती है, वो ये बात जानता है। और उसी बेहोशी की हालत में वो विक्टिम्स के साथ सेक्स करता है, फिर उन्हें मार डालता है। क्यों? जाहिर सी बात है, ताकि वो जिंदा न बचे उसे पहचानने के लिए। वो सेक्सुअल असॉल्टर होने के साथ साथ कातिल भी है। कत्ल सिर्फ उसके एक बचाव का तरीका है। उसका ऑब्जेक्टिव है सेक्स। सेक्स की भूख एक लत है, उसके लिए एक ऑब्सेशन है, एक बेलगाम जुनून की तरह। लेकिन उसका जुनून यही खत्म नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का भी उसका एक तरीका है। वो आपको भी गुमराह करने में उतनी ही मेहनत करता है। आप उसको कहाँ ढूंढेंगे वो पहले से ही प्लान कर लेता है। आपको नासिक पुलिस को नागपुर भगाया और मडगांव पुलिस को मैंगलुरु भगाया। हमें इस आदमी का चेहरा चाहिए, इस आदमी का नाम चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आदमी कोई फिक्स नाम से ऑपरेट नहीं करता होगा। अच्छा काम कर रही हो तुम। सोच रहा हूँ मैनेजर साहब से बात करके तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। थैंक यू पीटर सर। वेलकम। छुट्टी चाहिए थी ना तुम्हें? कल ले लो, तनख्वाह नहीं कटेगी तुम्हारी। धन्यवाद विजय साहब। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूँ। तुम मुझे कल आकर मिलो, मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। स्प्लिट पर्सनालिटी, आइडेंटिटी का मसला नहीं, वो इन जुर्मों में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता होगा। और जब वो इन दोनों औरतों से भी मिला होगा तो अलग अलग नाम से मिला होगा। वो कॉन्डम यूज करता है इसलिए नहीं कि सीमेन सैंपल पुलिस की मदद करेंगे। मेरे ख्याल से वो अपनी सेफ्टी के लिए करता है, ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो सकता है कि उसे सफाई का, सेफ्टी का ऑब्सेशन हो। वो अपना उतना ही ख्याल रखता है जितना कि वो अपने विक्टिम्स का रखता है। आप विक्टिम की फोटोज देखिए, विक्टिम के कपड़े फटे हुए नहीं हैं, ना ही इनकी बॉडी पे किसी स्ट्रगल के निशान है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी, यह हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है, लेकिन क्राइम सीन पर उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। वो पहले अपने विक्टिम्स को बेहोश करता है, फिर बहुत ही सावधानी से उनके कपड़े उतारता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है, फिर उसके बाद उनका कत्ल करता है और फिर उतनी एहतियात के साथ उनके कपड़े उन्हें वापस पहनाता है। ये अपने विक्टिम्स को मरने के बाद भी ऐसे ही नहीं छोड़ता, उनको अच्छे से वापस कपड़े पहनाता है। तभी उसके विक्टिम्स आपको ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो मानो आराम से सो रहे हैं। उसने दोनों मर्डर्स जंगल में किए, जहां लोगों का आना जाना ना के बराबर होता है। ऐसा किलर शायद पहले से ही तय करके रखता होगा कि किस दिन, कितने बजे, कौन से इलाके में उसको अपने विक्टिम को लेकर आना है। वो पूरे इलाके को बहुत अच्छे से स्टडी करता होगा, विक्टिम्स को किसी बहाने वहाँ पर लेकर जाता होगा। इगतपुरी के पास जंगलों में जहाँ पर आपको इस विक्टिम की लाश मिली, वहाँ पर कुछ मशहूर है। एक मंदिर है, इच्छापुरती मंदिर। मडगांव में भी कृष्ण मंदिर है, क्राइम सीन से थोड़ी ही दूर। तो शिकार को मंदिर ले जाने के बहाने वो जंगलों के रास्ते जाता होगा और शायद शादी का भी झांसा वासा देता होगा। Who knows? मैंने मडगांव वाले केस में सारे पैटर्न स्टडी किए थे और अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, और इस केस को साइनाइड किलर की केस स्टडी के साथ मैच किया था। बस स्टॉप किलर। राइट। साइनाइड किलर मोस्टली बस स्टॉप पे अपने शिकार को मारता था, और ये शख्स जंगलों में, वो भी एक जगह अपना शिकार नहीं करता था, अलग अलग शहरों में घूम कर करता था। और ये 2014 में मडगांव, 2017 में नासिक, और अब ये शख्स नासिक में नहीं मिलेगा। इस शख्स का चोरी करने के तरीके में भी एक पैटर्न है। ये अलग अलग जगहों से वॉलेट्स चुराता है और उनके आईडीज इस्तेमाल करता है। मडगांव में मैंगलुरु के किसी आदमी का और नासिक में नागपुर के किसी आदमी का आईडी इस्तेमाल हुआ है। ये शख्स सिर्फ कत्ल करने के लिए सफ़र नहीं करता है, चोरी करने के लिए भी सफ़र करता है। वो शायद काफ़ी दूर दूर तक जाता होगा, चोरी के लिए भी अपना टारगेट काफ़ी सावधानी से चुनता होगा, शायद उनसे पहले दोस्ती भी करता हो, शायद इस बात को भी इंश्योर करता हो कि वो लोग उस शहर नहीं जा रहे जहाँ वो कत्ल प्लान कर रहा है। ये दोनों, अनंत किनी और मनोज महात्रे, इन दोनों की वॉलेट चोरी करने में भी एक चीज़ नोटिस करने लायक है। इन दोनों के वॉलेट चोरी हुए हैं, सेलफोन्स नहीं, जबकि इन दोनों के सेलफोन चोरी करना भी उतना ही आसान होता। मतलब ये अपने साथ कोई ऐसी चीज नहीं रखना चाहता जिससे ट्रेस हो सके। बिल्कुल। तो फिर ऐसे शातिर को कोई चेहरा, कोई नाम कैसे दें? ये जो आपके दोनों विक्टिम्स हैं, ये निचले तबके से हैं। हो सकता है कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हों,
या फिर अपने परिवार से दूर रहते हों, इसीलिए इनकी मिसिंग कंप्लेंट आज तक अब तक नहीं पहुंची है। या ये भी हो सकता है कि इनके आगे पीछे कोई ना हो, इसलिए इनके परिवारों में कोई भूचाल नहीं आया। ये शख्स या तो ये इसी तबके का है या फिर इस तबके के लोगों के साथ काम करता है, उनके कांटेक्ट में है, जहाँ पर ये इन लोगों को स्पॉट करता है और फिर उनसे दोस्ती करता है। उसके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है, कोई तो ऐसी पार है जिससे वो औरतों को कंफर्टेबल फील करवाता है या फिर यूँ कहिए उन्हें फंसाता है। जगदीश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं जो मेरे पति ने मेरे गले बांधे और भाग गया कुतरा। देखो, तुम वहां अच्छा कमा सकोगी, बच्चों को सिखा सकोगी, क्या इससे खुशी नहीं होगी तुम्हें? लेकिन क्या मुझे इससे अच्छा काम मिलेगा? मतलब जो यहाँ से ज्यादा पैसे दे और ऊपर से वहाँ रहने का, खाने का खर्चा यहाँ से बहुत ज्यादा होगा ना। अच्छा काम दिलाना मेरी जिम्मेदारी मधु। यहाँ से 2 गुना ज्यादा बचा पाओगी तुम। ठीक है जगदीश, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे ये बार बार मधु मधु क्यों बुला रहे हो? फिर से गलती हो गई। या तो ये अपने सेक्सुअल डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को डायरेक्टली बोल नहीं पाता होगा, या फिर ये औरतें इसकी इच्छाओं के सामने झुकती नहीं होंगी, इसलिए ये उनको ड्रग देकर, बेहोश कर कर अपनी विकृति को अंजाम देता होगा और उसके बाद उनका कत्ल कर देता होगा। इस आदमी की सेक्सुअल नीड नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोगों में एक अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज होती है, एक सेक्सुअल नीड होती है। और वो कॉन्डम यूज करता है। सिर्फ इतना क्लू काफी नहीं है हमारे लिए। ओके, अभी तक हमारे पास क्या हिस्ट्री है? 2014 मडगांव, 2017 नासिक, 2015, 2016, इन 2 सालों में भी जरूर कुछ हुआ होगा, या फिर 2013, या फिर उससे कुछ पहले भी कुछ किया हो। रेड लाइट एरियाज, वो कोठों पे जरूर जाता हो। वो तो हम खंगाल रहे हैं, लेकिन वहां पर भी आप उसको इसके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से ही ढूंढेगा। आजकल ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स प्रोटेक्शन पर इंसिस्ट करते हैं, उनके पास अपना स्टॉक होता है, लेकिन क्योंकि हमारा सीरियल किलर सफाई और सुरक्षा पसंद है, वो अपना कॉन्डम्स का स्टॉक लेकर जाता होगा और इंसिस्ट करता होगा कि वही यूज करे। पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले? यस, रोल प्ले। हो सकता है कि वो इन औरतों के लिए डेस्परेट हो, उनके लिए तड़पता हो, इन्हें पाना चाहता हो, इनके साथ सोना चाहता हो, लेकिन ये औरतें उसके सामने झुकी ना हो। और क्योंकि वो डेस्परेट है, सनकी है, वो इन सेक्स वर्कर्स से रोल प्ले करवाता होगा ताकि वो औरतें बन जाएं जिसके लिए वो डेस्परेट है। तो शायद इन सेक्स वर्कर्स को वो उस नाम से बुलाता होगा जिन औरतों के साथ वो सेक्स करना चाहता होगा। क्वाइट पॉसिबल। वो अपनी सारी फैंटेसीज इन सेक्स वर्कर्स के द्वारा पूरी करता होगा। किसी और नाम से पुकारेगा, करिश्मा, रेशमा या कुछ और। अरे कोई आइटम होगी, इसके हाथ नहीं आई होगी, तो रोल प्ले टाइप का कुछ करता होगा। ऐसा साहब लोग बोल रहे थे। आगे बोल। शायद कुछ खास कपड़े पहनने को बोलता होगा, और शायद सेक्स भी अलग तरीके से करता होगा। ये कुछ पागल रे, ये टाइप का कुछ। मेरा पाला तो ऐसा किसी से नहीं पड़ा अभी तक। तो बात घुमा अपने कोठे पे और बाकी कोठों पे भी। क्यों भाई, क्या किया इसने? किसी की जेब काट के भागा है क्या? गला काटा है, कम से कम 2 औरतों का, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक सीरियल किलर हो सकता है। मतलब ये वैसा साइको है जैसे फिल्मों में साइको होते हैं? वैसा ही, पहले दवा खिलाता है, बेहोश करता है और कॉन्डोम पहन के रेप करता है, फिर मर्डर, फिर फरार। सर इस तरफ वाले सभी चेक किए, कोई भी पैरोल पर नहीं। ये बीच में मर्डर रेप केस के जितने भी पंटर बेल पर हैं, सभी को राउंड अप कर रहे हैं। और ये रेप केस अक्यूज्ड, सभी की कंपलसरी हाजिरी चल रही है सर। मुझे लगता है हमारा टारगेट दिखने में खूंखार नहीं होगा, एक सभ्य किस्म का चेहरा होगा जिसे देखकर औरतें डरती नहीं होंगी दोस्ती करने में। कोई ऐसा होगा जिसे ये देखकर बिल्कुल फीलिंग ना हो कि उसके अंदर इतनी विकृति भरी पड़ी है। लेकिन हाँ, किसी ने उसकी कोई अजीब आदत नोटिस जरूर की होगी, पर उससे कोई खतरा महसूस नहीं किया होगा। इन दोनों औरतों पर अभी तक कोई लीड क्यों नहीं मिली है? टिटवाला, कल्याण, कसारा, इन जगहों पर जावी कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है। हमने सब जगह अपनी टीम लगा दी है। गुरु खबरी वहां रेड लाइट एरिया छाता है। विनीत, सुधा, जितने भी मर्डर एक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं, उन्हें ट्रैक करो, जिनमें किसी तरह की कोई सनक हो, जैसा कि रचना कह रही है। हो सकता है ये शख्स रडार में आया हो पहले कभी, पर हाथ से फिसल गया हो, बेलजम की हो, कुछ भी हो सकता है। हर मुमकिन एंगल टटोला, पूरी ताकत लगाकर हमें उसे ढूंढना है। अब एक और मर्डर होने नहीं देना। पुराने कैदियों और आरोपियों से बात की गई
इस उम्मीद से कि शायद कोई इस तरह के बिहेवियर वाला उनके ध्यान में आया हो। रेड लाइट एरिया के कोठों पर हमारे खबरी पूरे जोश से उस शख्स के बारे में कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश में थे। रचना शानबाग नेशनल क्राइम डेटाबेस से इस तरह के अन्य अपराध और उनसे जुड़े आरोपियों को खोजने में हमारी मदद कर रही थी। पूरे राज्य और राज्य के बाहर के भी पुलिस थानों में दोनों विक्टिम्स की तस्वीरें और डिटेल्स भेजी गई, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सिमिलर मिसिंग केस या कोई इंक्वायरी में कोई छोटा सा भी ब्रेक थ्रू मिला हो। पर जिस आदमी की हमें तलाश थी वो अभी हमसे कोसों दूर था। गुमनामी की चादर में लिपटा वो कोई भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। हम उसे ढूंढ रहे थे और वो भी किसी की तलाश में था। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड़ा वेळाने। पर हमारे अलावा इस विकृत हत्यारे को कोई और भी खोज रहा था। हाँ स्मिता, अरे केस की बोनी तो करा। पूजा नाम है लड़की का। हाँ, रामाबाई के कोठे पे बैठती है। पूजा, बता क्या जानती है? पहले ये बता कि तेरी टिप में मेरा कितना टक्कर है? अरे यार पूजा, कुछ काम की बता तो सही। इंस्पेक्टर मिलिंद, मुझे शायद आपकी केस में एक लीड मिली है। वैसे अभी तो नेशनल डेटाबेस से मिले सारे अपराधी और आरोपियों की फाइल्स मैंने नहीं छानी है, लेकिन मिसिंग फाइल्स में एक ऐसा नाम है जो शायद हमारे किलर की प्रोफाइल से मैच करता है। कौन है गुमशुदा आदमी? इसका नाम है कमलेश यादव। ये अक्टूबर 2016 में सतारा से गायब हुआ था। हो सकता है कि कमलेश यादव इसका असली नाम भी ना हो, लेकिन एक लीड हो सकती है। रचना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुमशुदा आदमी हमारी लीड हो सकता है? अरे कुछ तो बताना यार, नाम, हुलिया या निशान, कुछ तो। अबे मैं क्या ग्राहकों के नाम पूछते बैठती हूँ, और अगर बता भी देगा तो क्या भरोसा है कि सही नाम है। अरे वो अस्मिता बोली थी मेरे को कि ऐसा ऐसा एडे टाइप का आदमी है। मैंने कहा हाँ, आया तो था एक ग्राहक ऐसा। अबे वो खुद ही अपना कंडोम लेके आता था और हर बारी ना उसको चाहिए होता था कि मैं कुछ नया पहन कर आऊं। क्या? नहीं मतलब मैं सलवार पहनी थी तो बोला जा जाके साड़ी पहन के आ जा। फिर अगली बार जब मैं साड़ी पहनी थी तो बोला जा वो जीन्स पैंट और शर्ट पहन के आ जा। और फिर एक बार तो बोला कुछ मत पहन, ऐसे ही खड़ी हो जा दीवार के सहारे। एक घूर बच्चन, ताजमहल नहीं हूं मैं, ठंड लग रही है मेरे को। अबे चवन्नी कम, धंधा करती हूँ एक बात है, लेकिन खिलौना नहीं हूँ, समझा? अपना भी मूड, इज्जत विज्जत सबका लफड़ा होता है। अगर तेरा मूड नहीं है ना तो अपना भी मूड नहीं है। काहे को हर 4 दिन में आके यहाँ पे रायता फैला रहा है? मैं ना रमाबाई से बात करूंगी, अगली बार से ना मेरे को तेरे साथ ना बिठाए। मेरे को नहीं बनना किसी येड़े की मधुबाला। ऐसी बात मत करना तू मधु, एक माफ कर दे मुझे। मधु नहीं हूँ मैं, पूजा हूँ, पूजा। उस दिन जो टोचन दिया ना साले को, आज तक नजर नहीं आया है। वो तेरे को मधुबाला बोलता था ना, मतलब बनने को बोला था ना? नहीं नहीं, तू मेरी मधु है, बस इतना ही बोलता था। अभी मैंने भी सोचा क्या फर्क पड़ता है, किसी भी नाम से बुलाया, मैंने कौन सी शादी करनी है उसके साथ में। पर फिर ये बंदा बैठता था मेरे साथ में और कुछ भी होने के पहले ना पानी मांगता था और जाके हाथ धोता था, और फिर सब कुछ अब तक नहीं मिला है। तुम दावे के साथ इसे कल्प्रिट मान रही हो इस केस का, क्योंकि ये लेबर सुपरवाइजर था। सिर्फ ये रीजन नहीं है, मैं दरअसल जितनी भी औरतें मिसिंग हैं उनकी फाइल्स चेक कर रही थी। ये कनेक्शन क्या बनता है रचना? ये लड़की मोनाली कुरवेकर चिपलुन से गायब होती है, तो ये दोनों केसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? दरअसल मोनाली कुरवेकर की मिसिंग रिपोर्ट पंचगनी के पास वही में दर्ज कराई गई। मोनाली के फादर है चंद्रकांत कुरवेकर और मदर है उषा कुरवेकर, और इसकी बहन है पल्लवी यादव, कमलेश यादव की पत्नी। मैं कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रही हूँ, मैं सिर्फ सारी डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल ये लेबर सुपरवाइजर कमलेश यादव की प्रोफाइल मेरे दिमाग में अटक गई थी, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और फिर मुझे मोनाली की मिसिंग फाइल मिली। मोनाली जो पल्लवी की बहन है, पल्लवी जो मिसिंग कमलेश यादव की पत्नी है, और मोनाली अभी तक नहीं मिली है। कमलेश यादव की पूरी डिटेल्स निकालते हैं, सतारा में इसकी फैमिली का कोई ना कोई जरूर होगा। सर, गुरु खबरी आया है, भेजो उसे। बोल गुरु। सर, रामाबाई के कोठे पे एक पूजा करके लड़की है, उसका एक कस्टमर था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने बताया था, वही कॉन्डोम वॉन्डोम रोल प्ले जैसा, लेकिन 1 महीने से वो आया नहीं उधर।
इस पूजा को ले आता अपने साथ? पूजा बोल रही थी उसका चेहरा वेरा याद नहीं उसे, तो स्केच उसके नहीं बना सकती। ये एड़ा 1 महीने से आ नहीं रहा है ना उधर। हाँ, वो बोल रही थी हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है। उसे मधु मधु करके बुलाता था। अगर वो स्केच नहीं बनवाना चाहती है तो हम उसे फोटो दिखा सकते हैं। गुरु, ये फोटो दिखा से और कुछ ये याद नहीं है क्या? सतारा के इस केस की डिटेल्स निकाल। इस केस में हर लीड दरअसल अंधेरे में तीर था और हमारा मुजरिम बेहद खतरनाक था और हमें किसी भी सूरत में उसे ढूंढना ही था, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। और रचना द्वारा दी गई लीड कमलेश यादव का केस मुझे अच्छे से याद है। सीरियल किलर कैसे बने? इस वक्त हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कमलेश यादव हमारा टारगेट हो सकता है। हमें कमलेश की पत्नी पल्लवी यादव से बात करनी थी और कमलेश की फैमिली तक भी पहुंचना है। लेकिन सतारा में तो कमलेश यादव की कोई फैमिली है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? कमलेश यादव की पत्नी पल्लवी ने हमको बताया था कि उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। कुछ तो बड़ा बड़ा पार्ट है। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली भी चिपलून से तकरीबन उसी वक्त गायब हुई थी जब कमलेश यादव गायब हुआ था। हाँ, मुझे मालूम है। आप पल्लवी यादव से बात करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं पल्लवी से कांटेक्ट करता हूँ। मोनाली कुर्वेकर की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ वाई में हमारे ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन वो गायब यहाँ से नहीं हुई थी। मोनाली के माँ बाप का कहना था कि मोनाली को चिपलून के किसी होटल में नौकरी मिली थी, इसलिए वो चिपलून गई थी। हमने चिपलून के सभी छोटे बड़े होटल्स में पूछताछ की थी। मोनाली कुर्वेकर नाम की किसी लड़की को किसी होटल में कोई नौकरी नहीं मिली थी। क्या? 14 अक्टूबर 2016 को मोनाली अपने घर से चिपलून के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं। मोनाली के माँ बाप ने उसी शाम आकर कंप्लेंट लिखवाई थी। मुझे मोनाली के माँ बाप से बात करनी है। हाँ बाबा, मुझे भी पुलिस का फोन आया था। उनको कमलेश के बारे में बात करनी है। अगर पल्लवी काय भानगढ़ है? कमलेश और मोनाली की खबर आ रही है, वो भी साथ साथ। तुम अपने थाने जाकर पता करो ना, मैं भी अपने थाने के लिए निकलती हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं वाई आ जाऊंगी। मी आधीच सांगितलं होतं, इस कमलेश में खोट है, लेकिन पल्लवी ने हमारी सुनी ही नहीं। उषा, कमलेश गया खड्डे में। मुझे अपनी बेटी मोनाली की फिक्र है। ये है तेरा मधुबाला। सर, आपकी ये साइको मैडम ने सही पकड़ा है। ये कमलेश यादव ही आपका टारगेट है। पूजा ने पहचान लिया इसको। पूजा को इसने अपना क्या नाम बताया था? पूजा को इसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो इसको मधुबाला करके बुलाती थी, क्योंकि ये एड़ा चाहता था कि वो इसकी मधु बने, और ये पूजा को हमेशा मधु मधु करके बुलाता था। अब हमें पल्लवी और उसके परिवार के पीछे लगना होगा। क्या पता शायद पल्लवी की छोटी बहन मोनाली को इस कमलेश यादव ने मार दिया हो। सर, पूरा परिवार यहाँ पहुंच रहा है। सतारा पुलिस ने कंफर्म किया। पल्लवी और उसके माँ बाप जरूर इस कमलेश यादव के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वैसे सतारा पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस कमलेश यादव का कहीं कोई परिवार नहीं है, नहीं सतारा में और ना ही कहीं और। ये कमलेश यादव या जो भी इसका नाम, ये हमारा टारगेट। हमारे टारगेट को एक चेहरा मिल गया है, बस जल्द से जल्द हमें इसे थमना है। इंस्पेक्टर मिलन बिल्कुल सही है। कमलेश यादव ही हमारा टारगेट है। मुझे और सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। और क्या सबूत मिले रचना? मैंने आपसे कहा था ना, ये सस्पेक्ट पहले भी पुलिस के रडार में रहा होगा और फिर फिसल गया होगा। ऐसा ही हुआ है, और ये हुआ था कोल्हापुर। हाँ रूबीना, अरशद का बुखार उतरा? कहाँ उतरा है? अभी उल्टा बढ़ता ही जा रहा है। तो दवाई पिलाओ उसको। अरे दवाई भी तो खत्म हो चुकी है ना। तो जाकर ले आओ रूबीना। अब मैं अरशद को इस हालत में फिर से छोड़कर कैसे जाऊंगी? अभी अभी तो तरकारी लेकर लौटी हूँ। आप एक काम करो, इकबाल के हाथों भिजवा दो दवाई। नाम बताओ दवाई का। इकबाल हमारे यहाँ क्यों आएगी मियां? अल्लाह, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। अब्दुल भाई, आपने फलक को देखा क्या? नहीं जमीला भाभी, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो अपने काम में मसरूफ था। लेकिन रुबीना तो कह रही थी कि फलक यही गलियारे में बॉल के साथ खेल रही थी। अरे इकबाल मियाँ, हम 3 बजे से यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले रुबीना तरकारी लेके जब लौट रही थी, उस वक्त तो फलक थी उसके साथ। अरे मंसूर चचा, उसके बाद फलक ऊपर गलियारे में खेल रही थी, नीचे आई थी क्या? ना, उसके बाद तो हमने नहीं देखा उसको। अरे इकबाल भाई, रुबीना से कहो दोबारा घर पर ही देखे। कई बार बच्चे खेलते हुए ना ऐसे बाथरूम में चले जाते हैं, या तो फिर ऐसे खाट के नीचे से गई होगी। देखो ना। फलक, फलक,
फलक, वो घर पे तो कहीं नहीं है। तो फिर फलक कहाँ चली गई रुबीना? रुबीना खाला, कहीं फलक खेलते खेलते रोड की तरफ तो नहीं निकल गई? अरे ऐसे कैसे अकेली रोड की तरफ निकल जाएगी? आज तक कभी नहीं गई। मिल नहीं रही है का क्या मतलब है? खेलने गई है तो मंजिल में ही कहीं होगी ना। मंजिल का छप्पा छप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली। वो सबसे पूछा भी, किसी ने नहीं देखा उसे। मैं दुकान बंद करके आ रहा हूँ। चाचा, आपने इसे कहीं देखा है? 4 साल की है, यहाँ पर आसपास कहीं किसी के साथ? नहीं बेटा, हमारी नज़र में तो नहीं आई। ऐसे अकेले कहीं नहीं जाती तो कहाँ चली? परेशान होती है तुम। अरे रुबीना कहाँ है फलक? पता नहीं कहाँ चली गई है अकेले। हर जगह ढूंढा उसे, बच्ची को हर जगह ढूंढा, हर घर में। हर घर में ढूंढा, ऊपर छत से लेकर सड़क की दुकानों तक सब जगह तलाश किया। आदिल और इकबाल रोड पर पूछताछ भी कर रहे हैं। इतनी छोटी बच्ची है, मंजिल छोड़कर बाहर कैसे जा सकती हो? आप ढूंढ के लाई मेरी बेटी को। फलक, ए बच्चा, फलक। बस बस। क्या हुआ शबनम? अम्मी संभाल के। अरे ये रुबीना की बेटी फलक गायब है। अन्ना, कब, कैसे? सभी हजरात गौर फरमाएं। एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा है। आप सभी से दरख्वास्त है कि अगर किसी की भी नजर इस बच्ची पर पड़े तो तुरंत मस्जिद में इत्तला करें या फिर बच्ची के अब्बू सलीम सैयद को इत्तला करें। नंबर नोट कर लीजिए 444-590-876। उसने हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई है। बच्ची का फोटो मस्जिद के नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया गया है। आदिल कबीर, कुछ पता चला फलक का? नहीं अब्बू, काफी ढूंढा, यहाँ से लेके स्टेशन, मार्केट, हर जगह ढूंढा, फलक कहीं पर भी नहीं मिली। सुल्तान चाचा, मौलवी साहब बोले ऐलानपुरी राज चलता रहेगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि फलक मंजिल के बाहर गई तो गई कैसे? चाचा, अपने आप से बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे मिल जाएगी सलीम, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बच्ची है, खेलते खेलते कहीं भटक गई होगी, मिल जाएगी। सारे घरों का एक एक कोना चेक करो, अलमारी वगैरह सब। और चौहान, तुम ऊपर छत पर जाओ, पानी की टंकी चेक करो। सर क्या कर रहे हैं सर ये? एक एक घर की ऐसी तलाशी? अब मंजिल की हर बच्ची सबकी बच्ची है और फलक तो सबसे छोटी बच्ची है, हम सबकी लाडली भी। इतनी लाडली होती तो सबकी नजर रहती, महफूज रहती। 12 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, फलक को गायब हुए। सभी कह रहे कि मंजिल से बाहर नहीं जा सकते, तो मंजिल में ही ढूंढना पड़ेगा ना। रात भर मस्जिद से अनाउंसमेंट भी करवाई साहब। सर यहाँ एक एक दुकानों में जाकर पूछा, किसी ने नहीं देखा फलक को। फलक बाहर गई है तो अपने आप तो जा नहीं सकते। सलीम जी, कोई ले जा सकता है फलक को? यहाँ तो सभी लोग बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, पर कोई ऐसे ही बिना रुबीना को बताया। फलक अभी तक नहीं मिली है, तो जो भी ले गया है उसका इरादा बता के ले जाने का तो बिल्कुल नहीं होगा। सर आप ये कह रहे हैं कि कोई मेरी फलक को उठा ले गया? जी, क्योंकि आसार तो ऐसे ही लग रहा है। बच्ची को ढूंढ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? हद करते हैं आप। फूल सी बच्ची को कोई ड्रम में छुपा के रखेगा क्या? मैडम जी, वहाँ ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अरे बताइए तो हमें। मैडम जी, वहाँ
बिस्तर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है। किसी ने कुछ बताया क्या आपको? ऐसे मैडम जी, मंजिल में अगर किसी के घर में होती फलक तो कोई क्यों छुपाएगा? हम सलीम भाई और रुबीना के दुश्मन है क्या? तो यारी दोस्ती में तो कोई किसी की बच्ची को उठाकर लेकर जाता नहीं है, वो भी बिना माँ बाप को बताए। और अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए। अरे हमको कैसे पता होगा? हम खुद शाम को लौटे हैं। अम्मी है हमारी, बीमार रहती हैं आजकल। जब ये सब हो रहा था तो हम क्लिनिक पर थे। यहाँ से लेके स्टेशन तक और उस तरफ से इस साइड तक दोनों रास्तों की एक एक दुकान, पानवाड़ी, नाई, सबको फलक की फोटो दिखा दिखा कर पूछा। ये भी पूछा कि अकेली नहीं तो किसी के साथ में किसी ने उठाया हुआ था, लेकिन सर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 4 साल की बच्ची इतनी दूर खुद से तो नहीं आ सकती। अगर फलक किसी के हाथ में थी तो वो कोई जान पहचान वाला ही होना चाहिए, वरना बच्ची रोती। सर, इस राहत मंजिल में कुल मिलाकर 26 घर हैं। आखिर के 2-3 घरों की तलाशी चल रही है। सर, मैंने पता किया, जिस वक्त फलक गायब हुई उस वक्त 3 बच्चियां यहाँ खेल रही थी। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा। शाम का वक्त था, 3 बच्चियां खेल रही थी। काफी हलचल रही होगी यहाँ राहत मंजिल में। जी। ऐसे माहौल में किस तरह कोई बच्ची को गायब कर सकता है? सर, सर क्या हुआ आदिल? फलक का कुछ पता चला? नहीं सलीम चाचा। सर, वो सामने कंप्यूटर क्लासेस है ना, वहाँ पर सीसीटीवी है। चलो। योगेश, कुछ काम का मिला? जी सर, इनकी सीसीटीवी है तो अंदर क्लास के लिए, पर व्यू में पीछे पूरी राहत मंजिल का मेन एंट्रेंस दिखाई दे रहा है। देखिए। सर, फुटेज तो मैंने ट्रांसफर करके दे दी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। क्या? सर, हमारा कैमरा हमारी क्लासेस के अंदर लगा हुआ और हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे शुरू होती हैं और रात को 8 बजे बंद हो जाती है। इसलिए सर, कैमरा व्यू भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का ही मिल पाएगा। ये लीजिए मैम। ये मेरी फलक की स्लीपर्स हैं साहब। मेरी जूतों की दुकान है सर। यही स्लीपर्स मैं 2 हफ्ते पहले लाया था बच्ची के लिए। योगेश सर, कॉर्पोरेशन से सफाई कर्मचारियों को बुलवा, गटर चेक करना होगा। जवान। क्या हुआ अब्बू? आदिल बेटा, गटर के पास फलक की चप्पल मिली है। गटर के पास? सर, इकबाल के मंजिल में दाखिल होने के बाद ही फलक गायब पाई गई, 4:45 और 5 के बीच में। आगे की फुटेज में देखते हैं, कोई अपने साथ पैकेज या कोई बड़ा बैग लेकर गया हो तो। ये कौन है? सर, ये कबीर है, कबीर पठान, मेरा क्लासमेट है सर। सर, जब से फलक गायब हुई है ना, तब से मेरे साथ ही ढूंढ रहा था रात भर। कंप्यूटर क्लास का शटर डाउन हुआ ठीक 8:06 पर। तब तक की फुटेज में फलक किसी के साथ बाहर नहीं गई और हम यहाँ आए हैं आज सुबह 9:30 बजे। हो सकता है कोई कल रात 8 बजे के बाद बाहर गया हो या फिर आज सुबह हमारे आने से पहले। पर साहब, रात भर और सुबह आप लोगों के आने तक मंजिल में तो कोई सोया ही नहीं। और साहब, सुबह तक तो हम सब लोग नीचे थे। फलक की स्लीपर गटर के पास से मिली, वहाँ जाने का बस यही एक रास्ता जो सीसीटीवी में दिख रहा है। हाँ सब, रास्ता तो यही एक है,
पर कोई रात भर फलक को मंजिल में छुपाकर सुबह हमारी नाक के नीचे से कैसे ले जा सकता है? वो कोई पैसे या जेवर तो है नहीं, जीती जागती बच्ची है, और रात भर मस्जिद से ऐलान भी होता रहा। चुप हो जा, वीना संभाल अपने आप को। साहब, ये मंजिल के मेन गेट से सीधे हाथ का जो रास्ता जाता है ना, वही एक रास्ता जाता है गटर को, और 8 बजे से पहले अगर कोई गया होता तो आपको सीसीटीवी में दिखाई देता। और वैसे रात भर तो हम सब लोग जगे हुए थे। लेकिन सुल्तान मियाँ, फलक की स्लीपर तो गटर के पास से ही मिली। फलक इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि कोई उठा कर ले जाए और दिखाई भी ना दे। पर ऐसा हुआ है, फलक को कोई लेकर तो गया है। नन्नी, चौहान को बोलो कि पूरी राहत मंजिल को एक बार फिर से स्कैन करें, हर घर हर गलियारा, और ये भी देखे कि कोई दूसरा एग्जिट पॉइंट तो नहीं है जहां से बच्ची को ले जाया जा सके। सर, नंदनी, इस राहत मंजिल में जितने लोगों के पास भी मोबाइल फोन से सबके नंबर मिटवाओ और इस लड़के कबीर को भी हाजिर करो। आसार कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। सर, ये सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा, उसी ने सबसे पहले आवाज लगाई थी कि फलक गायब है। मुझे तो उसी पर तगड़ा डाउट जा रहा है। इस इकबाल से बात करो योगेश। हम पहले सफाई कर्मचारियों के साथ गटर में ढूंढ जुटानी होगी। हमें आप लोगों से कुछ सवाल करने हैं। सबकी लाडली है मेरी फलक साहब, कोई उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी है, फूल सी। मैं भी यही दुआ करता हूं कि फलक को कुछ ना हुआ हो, लेकिन फलक को गायब हुए 18 घंटे हो चुके हैं। ये सीरियस नहीं सलीम जी, बहुत सीरियस है। हमें फलक को ढूंढने के लिए आपके अतीत में कुछ ढूंढना हो। सब चॉकलेट तो रोज ही खिलाता हूँ फलक को। कल तूने क्या मिलाया था चॉकलेट में इकबाल मिर्जा? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, तो मेरे मालिक की बच्ची है फलक। कौन था तेरे साथ जो फलक को गटर के रास्ते ले गया? कोई नहीं था सर, मैं फलक से मिला ही नहीं। चॉकलेट देने गया तो नहीं दिखी। चॉकलेट कहाँ है? चॉकलेट फलक नहीं मिली ना तुझे, तो चॉकलेट कहाँ है? साहब वो पिघल गया तो मैंने फेंक दिया। कहाँ फेंका? मुझे याद नहीं है। याद दिलाए चौहान। सर वो मैंने घर के रास्ते पर फेंक दिया। घर कहाँ है? मोमिन पाड़ा। सर, इस इकबाल मिर्जा के घर जाओ, मोमिन पाड़ा, तलाशी लो, देखो बच्ची मिलती है, बच्ची का कुछ मिलता है। सर अब सलीम भाई और रुबीना भाभी से पूछी ना मैं कैसा आदमी हूँ। सीसीटीवी फुटेज में तो नहीं दिख रहा है कि कोई फलक को राहत मंजिल से बाहर ले गया हो या फिर गटर की तरफ ले गया हो। राहत मंजिल के मेन गेट से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके गलियारे में साइड में एक जगह है, इतनी जगह कि एक बच्ची को ऊपर से नीचे किसी के हाथों में दिया जा सके। फिर वहां से फलक को पीछे के रास्ते से निकालकर गटर की तरफ ले जाया जा सकता है जहां पर फलक के स्लीपर मिले थे। लेकिन साहब, कोई हमारी बच्ची के साथ ऐसा क्यों करेगा? ये सवाल आप हमसे कई बार पूछ चुके हैं, लेकिन इसका जवाब दरअसल आप ही को देना है। ये इकबाल मिर्जा आपका असिस्टेंट जब उस दिन दवाई देने आया था अरशद के लिए घर पे, आप बता रही थी कि फलक गलियारे में खेल रही थी बॉल से। जी, मैं फलक को दूध पीने के लिए आवाज दे रही थी। फलक, ए फलक, बेटा दूध ठंडा हो रहा है, पी ले फिर खेलने चले जाना। तो जब इकबाल ऊपर आया तो उसने फलक को क्यों नहीं देखा? उसने अंदर आकर क्यों पूछा कि फलक कहाँ है? सर जब मैं सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर गया, गलियारा खाली था, फलक थी ही नहीं हुआ। उसका बॉल सीढ़ियों की शुरुआत में मिला, वो बॉल भी नहीं दिखाई दिया तुझे? नहीं दिखा सर। इकबाल आधा घंटा दुकान के साथ साथ आप उससे घर का काम भी कराते थे। रुबीना जी, इस बात को लेकर कोई खिचखिच? नहीं, ऐसा कुछ होता तो इकबाल हमें बताता ना। पड़ोस में किसी के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा या ऐसा कुछ भी? साहब 15 साल पहले मैं रुबीना के साथ निकाह कर आगरे से यहाँ आया। अरशद और फलक भी यहीं पैदा हुए। मैं सच बता रहा हूँ साहब, आज तक किसी के साथ झगड़ा तो क्या, ऊंची आवाज में बात तक नहीं हुई। फिर भी बड़ी खामोशी से आपकी बच्ची फलक गायब कर दी गई। कबीर पठान, ऐसा पूछ सकती हूँ मेरे बेटे कबीर को क्यों बुलाया है यहाँ? राहत मंजिल से एक बच्ची गायब हुई है, फलक सैयद, और आपका बेटा कबीर कल शाम 7:30 बजे से वहां देखा गया था। वो तो मैं हर दूसरे दिन वहां देखा जाता हूँ।
आदिल और मैं जॉइंट स्टडी करते हैं। आदिल ने वो पुलिस मैडम को बताया तो था, साथ में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बचपन के दोस्त हैं, जॉइंट स्टडी करते हैं ये लोग। लेकिन कल रात को हमने कोई स्टडी वगैरह नहीं की थी। हम रात भर फलक को ढूंढ रहे थे। क्यूट सी बच्ची है, कभी कभार देखा है मैंने आदिल की गलियारे में। आप लोग कहाँ रहते हैं? राहत मंजिल से 2 गली छोड़कर घर है हमारा। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो हम लोग चले जाएं? जा सकते हैं। चल बेटा। सुल्तान काजी जी, बैठिए। क्या काम करते हैं आप? जी पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कल दोपहर में कहाँ थे आप? 6 बजे शाम को लौटे राहत मंजिल, सीसीटीवी में देखा हमने। साहब काम से लौट रहा था, एक बड़ी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ, वहीं से लौट रहा था। मेहनत करके कमाता हूँ, बच्चे को इंजीनियरिंग करा रहा हूँ। और आदिल तुम कल कहाँ थे? घर पर ही था सर। अम्मी दादी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और मैं घर पे स्टडी कर रहा था। जब रुबीना खाला फलक के बारे में पूछने आई तो मैं उनके साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक 4 साल की बच्ची फलक सैयद राहत मंजिल से गुमशुदा। आप सभी से दरख्वास्त है। बच्ची बाहर अकेली थी, नजर नहीं रख पाई क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा? सर, गटर में काफी दूर तक देखा मगर कुछ नहीं मिला और ना ही इस इकबाल के घर से कुछ मिला। वैसे फलक के गुमशुदा होने की अनाउंसमेंट लगातार मस्जिद से हो रही थी, अब भी हो रही है। इलाके के सारे लोग फलक के बारे में जानते हैं। अगर बच्ची को मारकर गटर में फेंका होता तो बॉडी किसी न किसी ड्रेन पाइप से जरूर निकलती, और अगर मारकर बाहर फेंका हो तब भी पकड़ में तो आ जाता। यह भी तो हो सकता है कि बच्ची को कहीं बाहर ले जाते वक्त गटर के पास उसके पैर से स्लीपर निकल गया हो। सर, पॉसिबिलिटी है कि बच्ची के पैरों से स्लीपर गिर गई हो। सर, बच्ची शायद बेहोश थी, चॉकलेट में कुछ मिलाया हो, जैसा आप पूछ रहे थे इकबाल से। मुझे अब भी इस इकबाल पर काफी गहरा शक है। कल रात भर तोड़ा पर कुछ नया नहीं बोला। अगर बच्ची को यहाँ से अगवा किया गया है तो क्या मकसद पैसा था, फिरौती? लेकिन फिरौती के लिए अभी तक कॉल नहीं आया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रैफिकिंग गिरोह ने बच्ची को उठा लिया हो? कोई जान पहचान वाला ही उठा सकता है, जिसने रात भर बच्ची को घर पर रखा हो। बाकी सीसीटीवी में कोई अजनबी आते जाते नहीं दिखा। खवातीन और हजरात, 2 दिन हो गए हैं राहत मंजिल की बच्ची फलक अभी तक गायब है। आज सभी से दरख्वास्त है, जो भी जानकारी हो उसके साथ सामने आए। मस्जिद में खबर करें या पुलिस स्टेशन में। अगर बच्ची ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है तो तुम दोनों को ट्रैफिकिंग के दल्लों से कोई ना कोई खबर जरूर मिलेगी। वो तो पक्का है मैडम, अपने लड़के दौड़ा दिए हैं वहाँ पे। मैं फिलहाल राहत मंजिल में छान मारता हूँ और शाहरुख पड़ोस पड़ोस में सब छान मार। हाँ, लेकिन एक बात है मैडम, क्या? ट्रैफिकिंग हो, दुश्मनी हो या फिरौती, जो भी हो, उस राहत मंजिल के अंदर का ही किसी का हाथ लगता है। मास्टरमाइंड है या मददगार, लेकिन है तो उस मंजिल के अंदर का ही कोई। मैं समझता हूँ 85 फोन नंबर्स के रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, पर क्या एक 4 साल की बच्ची की जिंदगी से भी ज्यादा है? देखो, बच्ची गायब है। इससे पहले कि कोई बुरी खबर आए, आप ये सारे रिकॉर्ड्स निकलवा कर दीजिए मुझे। मैं किस पर शक करूं सर? किस पर? आपको किस पर शक है? सब पर। खुला मैदान है, बस एक इशारा मिले हम उसे दबोच लेंगे, और वो इशारा सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं सलीम जी। इस वक्त मुझे सिर्फ मेरी फलक की याद आ रही है, उसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको अपनी फलक के गुनहगारों को पकड़वाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। सर, आपने मेरे असिस्टेंट इकबाल पर भी शक किया। सुना है उसे खूब मारा और पीटा, लेकिन मुझे उस पर भी कभी शक नहीं हुआ, किसी भी चीज में। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बताऊं कि किसका नाम लूं। साहब, साहब राम करो साहब। साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मुझे जाने दो। बॉल यहां मिली है रुबीना को। जी सर। इसका मतलब फलक यहां तक आई हो सकती है,
और अगर बॉल भी यहाँ पर गिरकर आई है तो इसका मतलब ये है कि फलक यहाँ खेल रही होगी। सर ये इकबाल टूट नहीं रहा है, शायद सच बोल रहा हो सकता है उसके पहले यहाँ कोई आया हो। सीसीटीवी में कोई कैप्चर नहीं हुआ है जो इकबाल के आने से कुछ देर पहले बाहर से अंदर आया हो। सर हो सकता है राहत मंजिल के अंदर से ही कोई आया हो फलक के पास। अगर ऐसा है तो फिर वो फलक को लेकर कहाँ गया? मैं यहाँ सबके घर गई थी, शबनम आपा के यहाँ, रुखसार आपा के यहाँ पे भी गई थी। इनमें से कोई ऐसा भी घर था जहां से कोई बाहर ना निकला हो या फिर घर पर ही ना हो? रुखसार आपा अपनी सास मरियम खाला को लेकर अस्पताल गई थी। तो घर पर कोई नहीं था? हाँ ना, आदिल था पर वो बाथरूम में था। रुखसार आपा। हाँ कौन? आदिल, मैं रुबीना। फलक आई क्या तुम्हारे यहाँ? फलक तो नहीं है, मैं बाथरूम में हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ 5-1 मिनट बाद आदिल आ गया, फिर वो भी लग गया हम सबके साथ फलक को ढूंढने में। आदिल तो कॉलेज गया है साहब। ठीक है, हम आदिल को फोन करते हैं। वैसे आप में से किसी एक को आदिल के साथ थाने आना होगा। आपके सामने ही आदिल से सवाल होंगे, वो नाबालिग जो है। पर साहब पूछना क्या है आप लोगों को आदिल से? कुछ सवाल हैं रुखसार जी, फलक के गायब होने को लेकर। पर पुलिस की मदद ही तो कर रहा है आदिल। हाँ जानते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी मदद और चाहिए। साहब 4 दिन हो गए हैं, हमारी मंजिल की बच्ची फलक अभी तक लापता है। सलीम और रुबीना की हालत देखी नहीं जा रही साहब। साहब 4 साल की बच्ची को 4 दिन से गटर में खोज रहे हैं। सोचे आम लोगों में इतना खौफ आ गया है तो उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ये हमारी आवाज़ उतनी भी दबी नहीं है, हम अभी भी उसे मीडिया में बुलंद कर सकते हैं। तो कीजिए, अगर आप लोग मोर्चा निकालने का तय कर चुके हैं तो निकालिए, और ज़रा सोचिए, हम हमारी ताकत, हमारे आदमी आपका मोर्चा संभालने में खर्च करें या फलक को ढूंढने में? नहीं सर, 2:30 बजे तक तो मैं कॉलेज में ही था, और फलक का गायब होना तो कुछ 5 बजे के आसपास था। आदिल तुम काफी घुलते मिलते थे फलक से। फलक से सभी घुलते मिलते थे, सब प्यार करते थे उसे। जब से ये सब हुआ है सब परेशान है मंजिल में। आदिल एक सीधा सवाल है तुमसे, और उसका सीधा ही जवाब देना। क्या फलक के साथ तुमने कुछ किया है? अरे साहब, हम शरीफ लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बकते रहेंगे। पहले तो इन मैडम ने हमारा घर उथल पुथल कर दिया, और अब आप हमारे बच्चे को इन सब चीजों में जी आप चुप रहेंगी, ठीक है? सवाल आदिल से किया जा रहा है, आदिल ही जवाब देगा। आदिल, तुमने घर से बाहर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? देर कहा सर, बाथरूम में था, 5 मिनट में बाहर आ गया था, और रुबीना खाला से कहा भी कि मैं बाथरूम में हूँ। सर सब कुछ छोड़ छाड़ कर फलक को ढूंढने में लग गया। फिर सुनिए मेरी बात साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? रुखसार जी, मैं फिर से कह रहा हूं, आदिल जवाब देगा। आदिल कौन हो सकता है वो जो फलक को भला फुसलाकर अपने साथ अपने घर ले गया? क्योंकि ऐसा हुआ है। हद है साहब, अब हद है। आप मेरे बच्चे के मुंह से किसी और का नाम निकलवा रहे हैं और इससे किसी और पर इल्जाम डलवा रहे हैं। लास्ट टाइम कह रहा हूं रुखसार जी, आप चुप रहिए, वरना मजबूरन मुझे आपको बाहर बिठाना पड़ेगा, समझे आप? कौन हो सकता है वो? सर पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बोल। सर मंसूर चाचा पूरे टाइम नीचे ही बैठे थे, और उस दिन से लेके आज तक सबसे यही कह रहे कि फलक तो नीचे आई नहीं। फलक नीचे आई थी? ये तो नहीं पता सर मुझे, लेकिन 13 तारीख की रात को, अगले दिन जब आप लोग गटर के पास ढूंढ रहे थे, तब मैं मंजिल में दाखिल हुआ। तब मैंने मंसूर चाचा को किसी से बात करते हुए सुना। अच्छा मियाँ, अब ये फलक का क्या कर? जो भी करना है बरखुरदार जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। मंसूर अली जी चलिए। कहाँ चलूं साहब? थाने। थाने क्यों पर? ये जानने मंसूर मियाँ कि आपने फलक के साथ क्या किया, ताकि हम ये तय कर सके कि आपके और आपके साथीदारों के साथ हमें क्या करना है। अरे आप मेरे अब्बू के साथ ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? देखिए साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं तो सारा दिन यहाँ बैठ के अखबार बांचता रहता हूँ। अरे ऐसे कैसे रह सकते हैं आप? अरे सुनिए, नहीं साहब जी, अब्बू ने कुछ नहीं किया है, सुनो तो। अरे आप ना जनाब ना, मैं अब भी कह रहा हूँ कि फलक उस शाम को नीचे नहीं उतरी थी। मैं वहीं बैठा था, रोज ही बैठता हूँ।
मेरी नजर से कोई चूक नहीं सकता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब पे मेरी नजर होती है। आप मेरे अब्बू से फलक के बारे में पूछना क्या चाहते हैं? आवाज नीची मुर्तजाली, ये कर किसी अखाड़े में दिखाना, ये पुलिस थाना है। दूसरी बार बोलूंगा नहीं। लेकिन सर, ये आप कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं अब्बू पर। हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तेरे अब्बू मंसूर अली पर। किसी ने तेरे अब्बू मंसूर अली को यह कहते हुए सुना था कि अब फलक का क्या करना है। फलक के गायब होने के बाद अगले दिन। ना ना जनाब, ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप बताएंगे जरा, ये कौन जनाब है जो सरासर झूठी खबरें फैला रहे हैं? जिसने भी कहा वो आपके अब्बू की आवाज सही पहचानता है। सुन सुनकर बड़ा हुआ, चूक नहीं सकता। हाँ नंदिनी। सर, मंसूर अली के घर का एक एक इंच ढूंढा, कुछ निकला नहीं सर। एक काम करो नंदिनी, इस कंप्यूटर क्लास वाले जगदीश से कहो कि 13, 14 और 15 जून की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ गटर में ढूंढ रहे थे, घरों में ढूंढ रहे थे और इस मंसूर अली और उसके लोगों ने बच्ची को चुपके से राहत मंजिल से आउट कर दिया हो। ठीक है सर। अब मुझे याद आ रहा है, 13 की शाम को हम वहां थे जरूर, और हमारी बातें भी हुई थी, लेकिन अब्दुल दर्जी और मुर्तुजा से हुई थी। बातें क्या हो रही थी मंसूर साहब? हम मोर्चा निकालने की बातें कर रहे थे सर। फलक के बारे में और क्या बात हो सकती है? हमारी राहत मंजिल की सबसे नन्ही जान है वो। अच्छा मियाँ, अब ये फलक का क्या करें? देखिए अब्बू, अभी पुलिस गटर में ढूंढ रही है, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या करना है। जो भी करना है बरखुरदार, जल्दी करो, वक्त जाया हो रहा है। चाचा जान सही फरमा रहे हैं मुर्तजा, सारी मंजिल के लोगों को इकट्ठा करके मोर्चा निकालना ही बेहतर होगा, और वो भी जल्द से जल्द। पुलिस तो यही कहेगी ना कि गटर में कुछ मिला ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, और 4-5 दिन बाद ढूंढना भी बंद कर देगी। कल सबकी मीटिंग बुलाते हैं और देखते हैं कि सुल्तान भाई की क्या राय है। सर, पूरी मंजिल में यही बातें हो रही हैं। जनाब, हर एक फलक को लेकर बुखलाया हुआ है, हर कोई वही बातें कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एक पे शक करेंगे, हर एक को अंदर कर देंगे जनाब? 12 जून को फलक गायब हुई थी। उस दिन राहत मंजिल में रहने वाले हर शख्स की मूवमेंट की रिपोर्ट बनाई, क्रॉस चेक भी किया गया। ट्रैफिकिंग माफिया और भिखारी माफिया दोनों को टटोला गया कि कहीं फलक को इनमें से किसी गिरोह में ना भेज दिया गया। कड़ी से कड़ी पूछताछ करने के बावजूद सलीम का असिस्टेंट इकबाल मिर्जा अपने बयान पर अड़ा रहा और हमें उसके खिलाफ कुछ भी शक करने जैसा नहीं मिला। हम पूरी तरह और बुरी तरह कॉर्नर हो चुके थे। फलक के माँ बाप के एक सिंगल सवाल का जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, और वो सवाल था, हमारी बेटी फलक कहाँ है? जो हुआ था सारा कुछ उस राहत मंजिल में हुआ था, फिर भी हमें राहत मंजिल से सिंगल सुराग नहीं मिल पा रहा था। पर हम तस से मस नहीं हुए। राहत मंजिल में रहने वाले हर सदस्य की ट्रैकिंग चलती रही। पूरी उम्मीद थी कि इसी में से कोई हल निकलेगा। सर, जब इकबाल चॉकलेट देने फलक को ढूंढने गया और जब फलक उसे नहीं मिली, शायद उससे थोड़ी देर पहले किसी ने फलक को गायब कर दिया होगा। 12 जून को रात को सलीम और सभी ने पूरी राहत मंजिल में फलक को ढूंढा। एक एक घर में गए, फलक के बारे में पूछा, और फिर अगले दिन यानी कि 13 जून को 9:30 बजे हमने टेक ओवर कर लिया। इसका मतलब यह है कि राहत मंजिल में ही किसी ने फलक को अपने घर में छुपा कर रखा था 12 जून को रात को। और अगर फलक को कहीं बाहर ले जाया गया है, इसका मतलब यह है कि सुबह हमारे पहुंचने से पहले जब सीसीटीवी भी बंद था, बंदा अपना काम कर गया। सर, बच्ची फलक को होश में सबकी नजरों से छुपा कर ले जाना बहुत मुश्किल होता, सिवाय एक तरीके के। तुम्हारा इशारा मैं समझ रहा हूं योगेश। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि बच्ची को मारकर उसके टुकड़े बाहर ले जाए गए। सर, अगर ऐसा हुआ है तो किसी बैग या थैले में लेकर गए होंगे टुकड़े, ताकि किसी को शक ना हो। हम इस केस की सबसे भयंकर संभावनाओं से जूझ रहे थे कि एक ऐसी खबर है जिसने इन संभावनाओं को हकीकत का रंग दे दिया। छोटी बड़ी मत सोच इब्राहिम, लीड है तो जल्दी बता। मोइनुद्दीन बेग है राहत मंजिल का ही रहने वाला, जमीला बेग का शौहर। अच्छा, चलता हूँ जमीला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहीन, फातिमा, आलिया, चलो खेलना बंद करो, घर पर आओ। 5 मिनट अम्मी। साहब, ये मोइनुद्दीन दिन में तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लेकिन रात में कुछ और ही बन जाता है। दो रातें साए की तरह लगातार पीछा किया इस मोइनुद्दीन का साहब। रेल की पटरियों की झाड़ियों के पीछे चला जाता है।
शौहर पर उंगली उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमने किसी पे कोई उंगली नहीं उठाई जमीला, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप लोगों के पास पैसे तो कुछ भी करोगे, किसी को भी उठवा लोगे। पहले उस मंसूर भाई जैसे बुजुर्ग को उठवाया। अरे आदिल को भी पुलिस उठाकर ले गई थी सलीम भाई, बहुत जलील किया हमें। और एक बात बताओ सलीम भाई, इस मंजिल में ऐसा कौन है जिसने कि फलक को ढूंढने में कोई कसर छोड़ी हो? और अब आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो अब मैं पुलिस को क्या कहती हूँ, हाँ? मैं कहूंगी ना कि इन दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची को गायब करवाया है। मारो इनके 2 डंडे, सब उगल देंगे ये लोग। समझते क्या अपने आप को? हाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों में से किसी को। जादू टोना करते हो? जी सब जानते हैं, करता हूँ, पर सिर्फ अपने लिए। कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ मेहनत रंग नहीं लाती, रूहानी ताकतों का सहारा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस लिए जरूरत पड़ती है रूहानी ताकतों के सहारे की? ये अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, घरेलू झगड़ों से निजात पाने के लिए, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए? लड़के के लिए ना जी, जो तुम कब से चाह रहे हो। 3 लड़कियों के बाद लड़का नहीं हो पाया। हर कोई जिसके घर बच्चियां हैं उसे लड़के चाहिए, और जिसके घर बेटी नहीं है वो बेटियों के लिए तरस जाता है। दस्तूर है दुनिया का। जले पे नमक छिड़क रही हैं आप मैडम। हाँ ये सच है कि मैं बेटे के लिए तरस रही हूँ, उसके लिए सारी कोशिशें जारी हैं। इसका ये मतलब कैसे निकाल रही हैं आप कि हम जानलेवा जादू टोना करेंगे, उसके लिए फलक जैसे मासूम बच्चे को मारेंगे हम? तो फिर किस लिए मारा? नहीं मारा मैडम, हमने उसे नहीं मारा। अरे हम तो फलक को अपनी बच्चे के जैसे प्यार करते हैं। सारे मंजिल वालों के साथ जाकर मैंने फलक के लिए दुआएं भी मांगी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। कह तो सब ये भी रहे कि आपको चिढ़ थी, क्योंकि 3 बार में से एक भी बार आपको लड़का नहीं हुआ। चिढ़ थी, मेरे शौहर मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे पा रही। आप नोट कर लीजिए साहब, हम कभी किसी की कुर्बानी नहीं करते, और इंसान की तो सवाल ही नहीं। फिर क्या करते हो? अब आप मानो या ना मानो ये आपके ऊपर है, पर मैं अकेला नहीं हूँ हमारी राहत मंजिल में जो रूहानी ताकतों पर भरोसा करता है। और कौन कौन है जो भरोसा करते हैं रूहानी ताकतों पर? कई लोग हैं, हर कोई कहीं ना कहीं जाता है सलाह मशवरा करने। अब ये सुल्तान काजी को ही ले लो, बाबा कयूम के पास जाता है हर हफ्ते। सुल्तान काजी, रुखसार का पति आदिल का अब्बू? सिर्फ यही नहीं, हर अगला बंदा आजमाना चाहता है रूहानी ताकतों को। अब ये फलक के अब्बू सलीम को ही ले लो। सलीम? सलीम भी? क्यों नहीं मालिक, हर कोई तरक्की चाहता है, और भी जल्दी चाहता है। क्या था ये सलीम? आगरे से आया था यहाँ पे, फूटी कौड़ी नहीं थी जेब में, बड़ी दुकानों की चप्पलें जूते सिलाते सिलाते आज देखो खुद की बड़ी दुकान खड़ी कर दी है। मेहनत उसकी थी, लेकिन उसे सही रास्ता दिखाया ताकतों ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सलीम ने रूहानी ताकतों के कहने पर खुद अपनी बच्ची को मार डाला? सब धुंधला सा है अभी साहब। 15 दिन से मैं रोज जाके अपनी ताकतों से पूछ रहा हूँ कि भाई किसने किया ये, बच्ची को किसने गायब किया। मुझे मेरी ताकतें जवाब नहीं दे रही हैं, बस एक इशारा कर रही हैं। और वो इशारा क्या है बाबा मोइनुद्दीन? दुश्मन भीतर है। भीतर मतलब खुद के अंदर? ना। गुड मॉर्निंग महिमा जी। गुड मॉर्निंग साधु। ये रही आपकी स्पेशल इलायची वाली चाय। थैंक यू।
ये महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई, मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। कल कुछ कहा था क्या उन्होंने तुमसे? नहीं माँ जी, महिमा जी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। सर, महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई हैं, कुछ बताई भी नहीं थी छुट्टी लेने के बारे में। फोन करो महिमा को और उनसे पूछो कि मटेरियल कोटेशन की फाइल कहाँ है। सर फोन किया था मैंने, लेकिन महिमा जी फोन नहीं उठा रही हैं। ट्राई करते रहो और मैसेज करो, वो फाइल हेड ऑफिस भेजनी है आज के आज। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चाबी लाए हैं ना? चाबी? नहीं, मेरे पास तो चाबी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मकान मालिक। चाबी? वो दोनों चाबी तो महिमा जी अपने साथ रखती थी। सेल्फ लॉकिंग दरवाजा है? हाँ जी, पर चाबी नहीं है मेरे पास। दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। कल भी महिमा जी ने कचरे का डब्बा बाहर नहीं रखा साहब, आज भी नहीं रखा। थोड़ा अजीब लगा साहब। मैंने फिर उस खिड़की से झाँका। ये महिमा बिस्ती अकेली रहती थी यहाँ? जी साहब, 2 साल से रह रही थी महिमा जी। PWD में कर्मचारी थी। या जोधपुर में या फिर आसपास के इलाकों में कोई इनका रिश्तेदार रहता है? ठीक से तो नहीं पता, पर महिमा जी की फैमिली आसपास ही कहीं रहती है। पर कहाँ? इतला तो करनी होगी ना। शायद उनके दफ्तर में किसी को कुछ पता हो। यहीं पास ही कुमारिया रोड पर है उनका दफ्तर। इस वक्त हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा लगता है महिमा जी का गला घोटा गया था। क्या? हमने कल कितने फोन किए यहाँ से, वही मैं सोच रहा था। बिना बताए महिमा जी कभी छुट्टी लेती नहीं थी। मैडम जी, मुकेश बिस्ती महिमा का भाई है, उसमें नंबर और एड्रेस दोनों है। जी हाँ, मैं मुकेश बिस्ती बोल रहा हूँ। आप महिमा बिस्ती के बड़े भाई हैं मुकेश? हाँ जी। आप कौन? जोधपुर पुलिस। बापू, जोधपुर पुलिस का फोन था। किस लिए? वो महिमा नहीं रही। क्या? जी, ये मेरी बहन महिमा है। अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है, उसके बाद आप लोग दाह संस्कार कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? किसने किया ये सब? अभी तहकीकात शुरू हुई है हेमचंद जी, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। लॉकर में कैश और सोना ज्यों का था, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्स ज्यों के त्यों। लगता है एक भी चीज़ नहीं चुराई गई, लेकिन हाँ, सब चीज़ों को खोलकर जरूर देखा गया। क्या चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं? हमें क्या पता उसके पास क्या था और क्या नहीं। हम जोधपुर उतना आते नहीं थे और महिमा हमारे गांव उसिया नहीं आती थी। महिमा अकेली थी? मेरा मतलब शादी नहीं की थी उसने? 7 साल पहले शादी हुई थी साहब उसकी, पीयूष चौधरी से, लेकिन 6 महीने के भीतर ही शादी टूट गई साहब। तब से वो अकेली ही रहती थी। महिमा का 2 साल पहले जोधपुर ट्रांसफर हुआ था? हाँ साहब, उसकी बदली होती रहती थी, पर हमें ये नहीं मालूम कब और किधर। महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। मुकेश, महिमा तुम्हारी सगी बहन थी ना? आप लोगों को महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता? 7 साल पहले तक सब कुछ पता था, लेकिन जब से वो अपने पति से अलग हुए, समझो सबसे ही अलग हो गई। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ बातें सामने आई।
30 नवंबर की रात लगभग 10 और 12 के बीच मौत हो चुकी थी। मौत गला घोटने की वजह से हुई है? जी हाँ, काफी मजबूत हाथों से गला घोटा गया था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, पर विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बात आपको बताने का मतलब ये है कि पति से तलाक हो जाने के बाद क्या महिमा की जिंदगी में कोई और आदमी था? साहब हमने आपको बताया ना, महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। और ऐसा भी नहीं साहब कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी और महिमा तो बहुत अच्छा कमाती भी थी साहब। कभी कभी हमारी मदद करने के लिए घर पे पैसे भी भेजती थी। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी महिमा से? कुछ 6 महीने पहले मिले होंगे। महिमा कुछ 8 साल से थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। यहाँ जोधपुर आने से पहले शायद बाड़मेर में थी। जी वो थी तो सीनियर क्लर्क, लेकिन मैनेजर की काबिलियत रखती थी, एकदम अप टू डेट, खास करके न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। आप तो जानते ही हैं सरकारी दफ्तर में बंदे कितना टाइम लेते हैं ये कंप्यूटर और ऑनलाइन के साथ एडजस्ट होने में। लेकिन महिमा बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गई थी और बड़े दिल से सब कुछ सिखाती भी थी। कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐप हो, महिमा जी से पूछो। किसी को नया गैजेट खरीदना हो तो महिमा जी से पूछो। पर क्या महिमा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई झगड़ा हुआ था उसका कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से महिमा अकेली रहती थी तो शायद कोई चोर डकैत। लगता तो नहीं कि घर से एक पैसा भी चुराया गया। 50,000 कैश, मोबाइल, पर्स, गहने, महिमा का लैपटॉप, सब वहीं का वहीं था। अजीब बात है तो। अच्छा, महिमा का कोई अफेयर था क्या? हमें तो बस इतना पता था कि कई सालों से वो सिंगल थी। जी महिमा जी ने सामने से तो कभी कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना सुना था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी टूट गई थी। वो तो 7 साल पहले की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्या अभी उसका कोई अफेयर था? ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था, कम से कम हमें तो नहीं पता। और सर हमें नहीं पता मतलब नहीं होगा। और फिर बाहर क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था ये हम कैसे जानेंगे? महिमा की ड्यूटी यहाँ 8 घंटे की थी और दिन में तो 24 घंटे होते। नहीं मैडम, मैंने कभी इतनी बारीकी से तो देखा नहीं। चावल में कंकड़ ढूंढने की बात नहीं हो रही है शंकर, मोहल्ले में आने वाले आदमी की बात हो रही है। कभी कोई कार, ऑटो या बाइक से आया हो पिक करने या फिर ड्रॉप करने? नहीं मैडम, आप लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। वैसे भी मकान मालिकों की नजर ज्यादा तेज होती है। महिमा जी अकेली रहती थी साहब, किसी और को कभी देखा नहीं। साहब हर घर का कचरा कुछ कहता है। मैं तो कचरा देखकर बता सकता हूँ साहब कि घर में कितने लोग रहते हैं। तू सिर्फ कचरा नहीं देखता रघु, औरों के घर की खिड़की के अंदर झांक कर भी देखता है। साहब मुझे सच में चिंता हुई उनकी। चिंता तो मुझे तेरी हो रही है रघु, कि तू मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। साहब रघु सच सच बता दे, 30 नवंबर की रात को महिमा बिस्ती से मिलने कौन आया था? 30 नवंबर क्या, इस एकता कॉलोनी में कभी रात में आता ही नहीं हूँ। मेरी तो दिन की ड्यूटी होती है। नमस्कार परमार साहब। किसी आदमी के रहने को लेकर? कभी नहीं, कैटेरी सिंगल हैं और सिंगल ही रहती थी। आप टाइम टू टाइम नजर रखते आए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी कर रही थी महिमा जी, काफी डिसेंट औरत थी, तो ये नजर रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से किराया मांगने के लिए कभी घर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो आपके घर आती थी? किराया कैसे देती थी, कैश या बाय चेक? हर महीने की पहली तारीख को सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती थी। मेरे घर कभी नहीं आई। लेकिन कोई उस घर में जरूर आया था जो कि अजनबी नहीं था, और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि घर को लूटा गया हो, लेकिन लूटा कुछ नहीं गया। माजरा कुछ और ही है लक्ष्मण जी, कोई बॉयफ्रेंड प्रेमी वाला एंगल मजबूत लग रहा है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर हाँ वहाँ अंबिका जी रहती हैं पड़ोस में, हाउसवाइफ हैं। आपकी बात हुई उनसे? सर महिमा के मोबाइल के कॉल लिस्ट को खंगाला, ज्यादातर लोगों से फोन करते नहीं थे और ना ही वो किसी को करती थी। वैसे भी कल तक कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सर मुझे एक बात खटक रही है। महिमा की सैलरी थी सिर्फ 21,000, मकान मालिक लक्ष्मण को किराया देती थी 4,500, फिर भी उसने लॉकर में 50,000 कैश में रखे हुए। इमरजेंसी के लिए रखे होंगे शायद, बैकअप। जबकि सब लोगों का कहना है कि महिमा मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती थी। अब सारी दुनिया ऑनलाइन थोड़ी ना होती है अभिषेक, और इतना कैश घर में रखना कोई गुनाह तो है नहीं। पर फिर भी अकेली सिंगल औरत, सैलरी सिर्फ 21,000 और उसके घर के लॉकर में कैश 50,000। तुम्हारा इशारा किस तरफ है अभिषेक? मतलब ये गलत पैसा था, रिश्वत विश्वत? सरकारी नौकरी थी सर। निधि, महिमा के लैपटॉप में कुछ मिला? मर्डर की तरफ इशारा करे ऐसा तो कुछ नहीं मिला सर। फिर भी मैं महिमा की पड़ोसी अंबिका से बात करती हूँ। वैसे मैंने देखा तो नहीं कभी किसी को महिमा के घर आते हुए। कभी कुछ सुना हो? I mean, महिमा ने आपसे कभी कुछ कहा हो? एक बार मैंने उससे पूछा था कि शादी क्यों नहीं की,
तो ये कि अगर बात काट दी कि शादी हुई थी कुछ साल पहले पर टिकी नहीं। उसके आगे तो आपने कुछ पूछा होगा ना, या फिर महिमा ने आपसे कुछ कहा हो? ना मैंने आगे कुछ पूछा और ना महिमा ने कुछ बताया। देखिए अंबिका जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। कभी ऐसी गपशप करते हुए कुछ बताया हो महिमा ने? किसी में कोई इंटरेस्ट, कॉलोनी का कोई आदमी या फिर ऑफिस का कोई कलीग? मैं दूसरी औरतों के साथ ज्यादा गपशप नहीं लड़ाती। हाँ, महिमा के साथ काफी बातें हो जाती थी, लेकिन मर्द वर्द को लेकर के कोई बात नहीं की हमने। कोई मर्द तो था महिमा की जिंदगी में अंबिका जी, पोस्टमार्टम से पता चला है। सेक्सुअली एक्टिव थी। मैडम, मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कभी। और फिर ये सब बातें पूछी थोड़ी ना जाती हैं, और सामने से कोई औरत अपनी पड़ोसन को ये सब क्यों बताएगी भला? लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में जैसे भी हो, महिमा मेरे साथ अच्छी थी, नेक थी। सामने से उसने कई बार पूछा भी मुझसे कि पैसों वैसों की जरूरत हो तो बताना। पैसों की जरूरत? हाँ, मतलब लोन वगैरह चाहिए हो तो। अच्छा अंबिका, कभी तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या फिर कोई लोन वोन चाहिए तो मुझसे कहना, इंतज़ाम कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ऐसे ही घर पे चाय के लिए बुलाया और फिर लोन ऑफर किया आपके बिना पूछे? वो 6 महीने पहले हमने अपने पूरे घर की मरम्मत कराई थी, जिसके लिए हमने लोन लिया था। बस मैं इस बात का जिक्र कर रही थी महिमा से, तब उसने मुझे बोला था कि अगर पैसों की जरूरत हो तो वो लोन दे सकती है। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? सर, महिमा बिस्ती के कॉल रिकॉर्ड। $4,500 किराया था महीने का, एग्रीमेंट में भी लिखा है। और 2 साल से एग्रीमेंट बदला नहीं और ना ही किराया बदला। जी, वो अकेली रहती थी इसलिए मैंने किराया बढ़ाया नहीं। आपने हमसे ये भी कहा कि महिमा हर महीने की पहली तारीख को अपना किराया बराबर से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते। जी पक्का? हर महीने की पहली तारीख को? दरअसल वो 8 महीने पहले महिमा जी ने मुझे पूरे साल का किराया एक साथ एडवांस में दे दिया था, जब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? 8 महीने पहले तक तो ऐसे ही हर महीने के महीने ट्रांसफ़र करती थी। फिर 8 महीने पहले पूरे 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया? जी। कैश में? हाँ। जो औरत हर पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करना पसंद करती थी, वो अचानक से कैश देने लगी, क्यों? महिमा जी के पास थे, उन्होंने दिए तो मैंने ले लिए। मैं भला उनसे क्यों पूछता है? पर हम पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, हम पूछ रहे हैं। 1 साल का किराया मतलब 54,000 रुपए। आप सोच कर बताइए, महिमा बिस्ती ने आपको इतना ही कैश दिया या इससे ज्यादा? थोड़ा ज़्यादा, मतलब लोन दिया था महिमा जी ने मुझे। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? हाँ, और महिमा ने मुझे ये भी बताया था कि उसने अपने मकान मालिक लक्ष्मण जी को भी लोन दिया है। वो जो लक्ष्मण जी है ना, उन्हें 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने तुरंत दे दिए। तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो बैंक से ही लोन हो गया था। महिमा लोन देने का भी काम करती थी? आपने कभी पूछा नहीं कि इतने पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती है? अब मैडम, जिस गांव जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछती मैं? दरअसल मैंने एक फ्लैट बुक किया था जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। महिमा जी सोच रहा था कि बैंक से 4 लाख रुपए का लोन ले लूं, लेकिन अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में देती हैं और कुछ यहाँ वहाँ से जुटा लूँ तो सिर्फ 2.5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। आप बैंक से 2.5 लाख का लोन लेने की सोच रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में दे सकती हैं तो। हाँ, तो मैं आपको 1 साल का किराया और 2.5 लाख का लोन दोनों दे सकती हूँ। क्या? हाँ, और ब्याज भी बैंक से कम लूंगी। सालाना सिर्फ 6% ब्याज ले रही थी महिमा जी मुझसे, जो मैं उन्हें महीने के महीने दे देता था। कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर? ऑनलाइन ट्रांसफर तो मुझे नहीं आता। हाँ, ये GST के बाद थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, पर महिमा जी भी ब्याज कैश में ही चाहती थी। तो लोन देने के लिए इतना कैश आता कहाँ से था महिमा बिस्ती के पास? वो तो मुझे नहीं मालूम। पर यह मालूम था कि सारा पैसा कैश में लिया है, तो उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। क्योंकि महिमा मर चुकी है तो अब पैसा लौटाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है लक्ष्मण सिंह? उसकी फैमिली को पता नहीं कि महिमा क्या करती थी, कैसे करती थी, तो सोचा महिमा को मार देते हैं। उसके बाद ब्याज तो दूर, लाखों का लोन भी माफ हो जाएगा। लाखों क्या, करोड़ों का भी फायदा होता ना तो मैं किसी को नहीं मारता। एक सीधा सा बिजनेसमैन हूँ, यहीं जोधपुर में घंटाघर के पास दुकान है मेरी।
पैसों के लिए मैं किसी का खून कर दूं, ऐसा आदमी नहीं हूं मैं। तो फिर ऐसा आदमी और कौन हो सकता है लक्ष्मण? साहब मैं क्या जानूं, महिमा जी मेरी किराएदार थी, इससे आगे मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर किसका वास्ता था, किसका रिश्ता था लक्ष्मण सिंह? अरे नाम वाम छोड़िए, काम बोलिए जी काम। फोन आपने किया है, बोलो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? तू चाहिए। अब चाहे तू गाड़ी में आ, चल के आ, दौड़ के आ या उड़ के आ, लेकिन अभी आ जा। एकता नगर पुलिस थाना। किस सिलसिले में साहब? अधूरा सिलसिला है, नाम है महिमा बिस्ती मर्डर केस। जानता है ना तू महिमा बिस्ती को? हाँ साहब जानता हूँ, वो PWD वाली मैडम ना, बड़ा अखबार में मैंने। अब नाम बोलेगा? मैं निकुंज राणा। और मैं सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार। चल अब जल्दी आ जा। लेकिन मैंने तो सब इंस्पेक्टर कुमार को महिमा की सैलरी की सारी डिटेल्स दे दी थी। अर्जुन जी, सैलरी, बोनस सब मिलाकर साल का ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए कमाती थी महिमा। तो अपने मकान मालिक लक्ष्मण को 2.5 लाख लोन कैसे दी, वो भी कैश? और मर्डर के बाद उसके घर से 50,000 और कैश मिले। महिमा की सैलरी का सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में वैसे की वैसा ही, सिर्फ बिल्स ऑनलाइन पे हुए। तो इतना कैश आता कहाँ से था? क्या वो घूस लेती थी? नहीं, नामुमकिन है ये तो। इतना भरोसा? नहीं, मतलब एक तो ट्रैक रिकॉर्ड, महिमा के बारे में कभी कोई ऐसी बात अफवाह के तौर पे भी नहीं उड़ी थी। और दूसरी बात ये कि महिमा जिस पोजीशन में थी तो संभावना ही नहीं उठती थी कि कोई आदमी उसे किसी ऐसे काम के लिए कोई घूस ऑफर करे। तो फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद भी नए नोटों में इतना सारा पैसा, वो भी कैश में, महिमा जी कहाँ से लोन दे रही थी? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। लोन? हाँ, लोन, कैश। हाँ याद आया, महिमा जी ने लोन तो दिया था। आपको भी लोन दिया था मोहन जी? मुझे नहीं, प्रकाश गाड़ी ले रहा था। जी मैडम, महिमा जी ने मुझे लोन दिया था। कितना? 1.5 लाख रुपए। कब लिया था लोन? 4 महीने पहले। हमारी और महिमा जी की बात हो रही थी कैंटीन में, तब मैंने उनको बताया था कि मैं कार लेने वाला हूँ लोन पर। अरे सेकेंड हैंड गाड़ी है तो क्या हुआ, तुम्हारी तो पहली गाड़ी है ना प्रकाश, मुबारक हो। अभी एकदम फाइनल नहीं है महिमा जी, लोन पास होना बाकी। लोन कहाँ से ले रहे हो लोन? वो घंटा घर के पास एक फाइनेंस कंपनी है, 1.5 लाख रुपए का लोन दे रही है, 12% के बैच पे। 12? जी। अच्छा, अगर तुम्हें 12 की बजाय 10% पे लोन मिल जाए तो? कैसे महिमा जी? मुझसे? प्रकाश 1.5 लाख तुम्हें, 2.5 लाख अपने मकान मालिक लक्ष्मण सिंह को। महिमा कोई खानदानी रईस भी नहीं थी, उसके पिता और भाई गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। महिमा उन्हें भी पैसों की मदद करती थी। लगता है एक पूरा पैरेलल बैंकिंग चल रहा था इस महिमा का। मोहन सिंह जी, आपने कितने लाख का लोन लिया था इस महिमा से? मैंने कोई लोन नहीं लिया है मैडम जी, इसने प्रकाश ने लोन लिया था और बताया था मुझे। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि महिमा जी ने दूसरों को भी लोन दिया, और आखिरकार इसमें गलत क्या है? आखिर वो सबकी मदद ही तो कर रही थी ना। प्रकाश, ये मदद करने के लिए महिमा के पास पैसे कहाँ से आते थे? और कार लेने के बाद तुमने उसकी कितनी मदद की? कितनी बार घर ड्रॉप किया तुमने उसे अपनी कार में? घर ड्रॉप का क्या मतलब साहब? निकुंज राणा, 1 महीने पहले तक तेरी महिमा बिस्ती से 1 हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बातचीत होती थी। तू टैक्सी ड्राइवर है, कार ड्रॉप का मतलब होता है सवारी। महिमा जी को ऑफिस से घर छोड़ना हुआ रात को, उसके बाद फिर उनको जब भी जरूरत होती मुझे को बुलाती ही थी। PWD के क्लर्क लोगों का ऑफिशियल काम से कहीं भी बाहर आना जाना नहीं होता, और महिमा बिस्ती ओसियां अपने बाप के घर पिछले 6 महीने से नहीं गई थी। मेरा मतलब उनको अपने किसी प्राइवेट काम से कहीं जाना होता तो बुलाती थी। कैसा प्राइवेट काम? मतलब रात को होटल में कभी डिनर विनर करने जाना हो। किसके साथ? मुझे क्या पता साहब, मेरा काम था ले जाना और छोड़ना, बस। ये डिनर कहीं तेरे साथ तो नहीं होता था ना? क्या बोल रहे हो साहब, कहाँ वो मैडम, कहाँ मैं ड्राइवर। डिनर के अलावा और कहाँ जाना होता? कभी मेहरानगढ़, कभी शास्त्री सर्कल, तो कभी घंटाघर। अकेली घूमती थी महिमा? अब घूमने जाती या काम से जाती ये सब तो हमें नहीं पता होता था साहब। हाँ ये है कि जोधपुर सिटी के अंदर ही अंदर जाना आना होता था। जान पहचान हुई थी तेरी? कभी तो पूछा होगा तूने कि कहाँ जाती हो, किस काम से जाती हो, वगैरह वगैरह? ये मैं कैसे पूछता साहब, मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना। क्या लोन भी लिया था तूने महिमा से? मैंने महिमा जी से तो क्या, मैंने आज तक अपने बाप से कभी लोन नहीं लिया है। मेरी गाड़ी भी किराए की है, घर भी किराए का है साहब। घनश्याम, ये निकुंज कुछ डरा हुआ लगा क्या? किसी भी सवाल पर थोड़ा सा भी बेचैन हुआ हो? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अजीब है, ये महिमा इस निकुंज के साथ बार बार उसकी टैक्सी में यहाँ वहाँ क्यों घूमेगी? अकेले डिनर पे क्यों जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि निकुंज झूठ बोल रहा है। हो सकता है सर, अब कहते हैं तो अपने खबरी को निकुंज के पीछे लगा देता हूँ। लगा दो। ये निकुंज महिमा के फोन रिकॉर्ड से मिली एक संदेहजनक कड़ी है। और एक काम करो, इस निकुंज के फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी निकलवाओ। ओके सर। वैसे 30 नवंबर की रात को इस महिमा और निकुंज के बीच कोई बातचीत तो नहीं हुई थी?
क्या महिमा बिश्ती वाकई में इतनी रहस्यमयी औरत थी? ढेर सारे पैसे का लेन देन था उसका, पर किसी को यह नहीं मालूम कि इतना सारा पैसा उसके पास आता कहां से था। सर, इतने सारे लोगों में कह पाना मुश्किल है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन छुपा रहा है। सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह और ऑफिस कलीग प्रकाश वाजपेयी, ये दो देनदार तो हमारे सामने हैं। हो सकता है कि इनसे भी कई ज्यादा बड़े देनदार हों जो महिमा को लोन वापस ना करना चाहते। मुमकिन। रहस्य नंबर 1, महिमा के पास इतना सारा पैसा आता कहां से था? महिमा ऐसा क्या करती है? रहस्य नंबर 2, महिमा सेक्सुअली एक्टिव थी, तो उसका प्रेमी कौन था? सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह। उसके पीछे एक आदमी लगाए तो है, बट अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है जो उसे इस केस के साथ कनेक्ट करे। और रही बात महिमा बिस्ती की पर्सनल लाइफ की, तो उसके प्रेमी के बारे में लीड मिलना थोड़ा मुश्किल है। कैब ड्राइवर निकुंज राणा? कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है सर। समझ में नहीं आ रहा है कि महिमा बिस्ती अकेली टैक्सी में किसके पास जाती होगी। पूरे चांसेस हैं कि ऑफिस का कोई इन्वॉल्व था महिमा के साथ, पर कौन? महिमा के पास कहीं से ढेर सारा पैसा आ रहा, पर कहां से? 30 नवंबर की रात को कोई महिमा से मिलने उसके घर आया। जाहिर सी बात है सर, महिमा उसे जानती थी, शायद बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कहीं कोई निशान नहीं मिले सर। महिमा ने उस आदमी को घर के अंदर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस रात ना तो कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी। बस उस शख्स ने मजबूती से महिमा का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। और ये सब हुआ रात 10 और 12 के बीच। शायद मकसद कत्ल का ही था सर। पहले महिमा का कत्ल किया गया, उसके बाद घर के लॉकर, अलमारी सब खोले गए ताकि लगे कि चोरी के लिए मर्डर किया गया, पर दरअसल चुराया कुछ भी नहीं गया। सर, अगर हमें गुमराह करने के लिए हमारी आंखों में चोरी की धूल झोंकी जा रही है, तो कातिल कुछ तो चुराता, कुछ तो। राइट, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। शायद हत्यारा कुछ और ही ढूंढ रहा हो। मतलब कुछ ऐसा जिससे शायद महिमा उसे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या हो सकता है ऐसा? सही है, पेन ड्राइव ज्वेलरी बॉक्स में कान की बाली के नीचे छुपाया गया था। इस आदमी को शायद मालूम नहीं था कि महिमा उनके प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है। सर, एक और वीडियो है ये ही पेन ड्राइव मिला? सर, श्योर होने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा। शायद हमारी ये थ्योरी सही थी सर, कि कोई कुछ तो ढूंढने आया था जो नहीं मिला। वो शायद ये था पेन ड्राइव। सर, महिमा शायद इन वीडियोस के जरिए इन दोनों आदमियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होगी। और हो सकता है सर, इन वीडियोस में जो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही कोई कातिल हो। ये तब हो सकता है जब सिर्फ ये दो लोग ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। क्या पता और लोग भी जिनकी सेक्स टेप बनी है। सर, शुरुआत इन दोनों आदमियों से करते हैं। इन दोनों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। पहले पता तो चले कि आखिर ये सेक्स टेप बनाने का माजरा क्या है। कोई प्राइवेट सनक या क्रिमिनल मकसद, ये इन दोनों से पता चलेगा। नमस्कार परमार साहब। नमस्ते घनश्याम, क्या हालचाल? बस परमार साहब, लगे हैं महिमा बिस्ती केस में। मिला कोई? 2 बंदे तो भरे हैं इस केस में, अब देखते हैं कब हाथ लगते हैं। हेलो जी, जी हाँ, अविनाश पुनिया बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं ही उस होटल का ओनर हूँ। ठीक है। मैं हेलो जी हाँ, मैं जयराम बाफना बोल रहा हूँ।
जी जी हाँ, मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। जी 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 हाँ। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। आपके बारे में पता लगाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा जयराम बाफना। जानता था, बिल्कुल जानता था। बल्कि महिमा की मौत के बारे में मैंने पेपर में भी पढ़ा था। मौत नहीं, मर्डर। कहाँ मिले थे महिमा से? अपने होटल के रेस्टोरेंट में मिला था मैं पहली बार महिमा से। महिमा बिस्ती का हमारे बैंक में अकाउंट था सर, इसलिए जानता था उसे। ये भी जानते थे ना कि महिमा का मर्डर हो चुका है 5 दिन पहले? जी पढ़ा था। ये जो तस्वीर है जिससे हमने आपको ट्रेस किया, ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग से ली। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आपकी और महिमा बिस्ती की प्राइवेट मुलाकात कैद है। सर मैं समझ गया। इतना तो हम भी समझ गए जयराम बाफना कि आप काफी करीब थे महिमा के। करीब मतलब? हाँ, एक तरह से था। देखिए सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस टेप में हमने जो देखा वो सेक्स नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेक्स नहीं था, पर उसके अलावा और कुछ नहीं था सर। कोई इमोशनल बंधन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। महिमा अट्रैक्टिव थी, उसने मुझे सिग्नल दिए। वो चाहती थी कि हम आगे बढ़ें और मैं भी। हम दोनों की इच्छा से हम साथ में वक्त बिताते थे। और दोनों की इच्छा से साथ में बिताए गए उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी होती थी। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चे हैं मेरे। मैं भला ऐसा वीडियो बनाने का खतरा मोल क्यों लूंगा? मतलब खतरा था महिमा से? मेरे और महिमा के बीच में जो भी जिस्मानी ताल्लुकात थे वो हमारी मर्जी से थे, लेकिन उसने ये वीडियो कब बनाया, कैसे बनाया, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। और उसके बाद ही तो ये सारा कुछ शुरू हुआ। क्या? ब्लैकमेल सर, और क्या। महिमा पैसे मांगती थी मुझसे सर, हजारों में नहीं, लाखों में। मुझे झटका उस वक्त लगा जब उसकी असलियत सामने आई। महिमा, ये सरासर नाइंसाफी है महिमा। मैंने कब कहा मैं इंसाफ की पुजारन हूँ? महिमा, ऐसा वीडियो बनाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक है। कहीं ये वीडियो ऑनलाइन चला गया, वायरल हो गया तो हम दोनों को बराबर का नुकसान हो जाएगा। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। वैसे तुम्हारा नुकसान कम हो सकता है, गायब भी हो सकता है, और वो भी सस्ते में। सस्ते में? महिमा, महिमा ये क्या है? मजाक कर रही हो ना? 3 लाख कॉस्ट है, गलती गलती रहेगी, गले का फंदा नहीं बनेगी। 3 लाख क्या महिमा? 3? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अविनाश, इसे ब्लैकमेल मत कहो। तुम सोचो तुम मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हो, और वैसे भी 3 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे हाथों कम है ना? तो कहो कब दे रहे हो मुझे मेरा गिफ्ट? पहले 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर और 1। उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए पैसों का नल बन गया था मैं सर। महिमा जब चाय खोलती और पैसे गटक जाते। सारा कैश? और नहीं तो क्या सर, ब्लैकमेल, ब्लैक मनी। अब तक 5.5-6 लाख तो जा चुके हैं मेरे। कुछ और भी लोग हैं जिन्हें महिमा ब्लैकमेल करती थी? अब ये बात वो मुझे क्यों बता दी, लेकिन जरूर होंगे। कसाई को एक ही बकरा थोड़े पालता है। और अपना गला बचाने के लिए तुम खुद कसाई बन गए और दबा दिया गला महिमा का। ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने का यही तरीका था तुम्हारा? अगर उसे मारना ही होता तो जब पहले उसने 2 लाख की मांग की थी तभी मार डालता ना सर। जब महिमा के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सौदा शुरू हो रहा है। मैं उसे किसी कॉलगर्ल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था सर। मुझे लगा एक अकेली औरत है, उसकी अपनी जरूरतें होंगी बस। पैसा बहुत बड़ी जरूरत है जयराम। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है सर। एक तो बैंक में काम करता हूं, ऊपर से खुद को कंगाल होते देखा है मैंने, फिर भी मैंने महिमा को नहीं मारा है सर। जी नहीं, मैं किसी कैब ड्राइवर निकुंज को नहीं जानता। मैं महिमा के घर खुद जाता था पैसे लेकर और उसके हाथ में देता था कैश। रहस्य नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि महिमा अपना लोन बिजनेस कैसे चला रही थी। अविनाश पुनिया और जयराम बाफना, ये लोग खुद से तो सामने आए नहीं शिकायत लेकर, सब कुछ जानकर भी चुपचाप बैठे थे। हमने ढूंढ निकाला। हो सकता है और भी लोग हों जिनके वीडियोस बने हों। अविनाश और जयराम के पीछे आदमी लगाता हूँ, हालांकि मुझे भी लगता है कि कोई तीसरा भी होगा जिसका वीडियो बना होगा, और शायद उसी के लिए महिमा के घर को खंगाला गया। जो आदमी अपना वीडियो खोज रहा होगा उसे अपना वीडियो मिला होगा सर।
लेकिन उसने इस वीडियो को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब सर, उस आदमी ने वो सारे वीडियोस वहां बैठकर देखे भी होंगे। लगता है हमें और गहराई में जाना होगा, पता करना होगा कि महिमा और कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी और कब से। कोई तो होगा जो महिमा की इन करतूतों से वाकिफ हो। और ताज्जुब की बात तो यह है कि महिमा ने इतने लोगों को लोन दे रखा था, लेकिन उनमें से आज तक कभी भी किसी ने भी महिमा से ये सवाल तक नहीं किया कि वो इतने पैसों का इंतजाम करती कहां से, वो भी कैश। सर गणेश खबरी का फोन आया था। उसे कैब ड्राइवर निकुंज राणा के पीछे लगाया था। निकुंज झूठ बोल रहा है ना? लगता तो ऐसे ही है सर। इस निकुंज के लिए महिमा सिर्फ एक पैसेंजर नहीं थी। गणेश ने बाकी के भी कैब ड्राइवर से बात की। सबका यही कहना है कि कुछ समय पहले वो ऐसी पीपा कर डींगे हाँक रहा था कि उसका किसी लेडी पैसेंजर के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना, यही डायलॉग मारा था ना तूने। तो तेरे इस काम के बीच में काम अग्नि कहां से भड़क उठी निकुंज राणा? और ब्लैकमेल? ब्लैकमेल कोई काम नहीं, गुनाह है। देखिए, मैं मानता हूं मेरा और महिमा मैडम का सिर्फ ड्राइवर और सवारी का रिश्ता नहीं था, लेकिन साहब ये ब्लैकमेल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्लैकमेल पर बाद में आते हैं, तू पहले अपनी लव स्टोरी सुना। साहब लव स्टोरी तो कोई थी नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। काम अग्नि थी, दोनों तरफ भड़कती तब मिलते हैं। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच तीनों महिमा मैडम के हाथ में ही रहते साहब। जब उनका मूड करता वो बुला लेती। महिमा ने तेरे साथ भी वीडियो बनाया था क्या? ब्लैकमेल कर रही थी? मुझे ब्लैकमेल करके उनको क्या मिलता साहब? पैसे तो मेरे बटुए में उतने ही हैं जितने हैं। मजे तो मैं वैसे ही दे रहा था। वीडियो लीक होता तो बदनामी उनकी होती, मेरी नहीं। तू अब भी सच नहीं बोल रहा है। तू 30 नवंबर की रात को महिमा के घर गया था। अब तो ये बोल कि महिमा को तूने अपने किसी मकसद के लिए मार डाला या फिर किसी और के लिए? साहब नहीं साहब, मैं उस रात अपने घर ही पे था साहब। उस रात मैडम ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया था साहब। तो फिर कौन गया था बोलना? ये गया था या ये गया था या ये दोनों गए थे? अबे तू इतनी बार महिमा के घर गया है, इनको तो पहचानता ही होगा ना? साहब मैं इनको नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने एक बार झूठ बोला था कि मैं मैडम को यहाँ वहाँ ड्रॉप करता था, जबकि वो मुझे फोन करके घर बुलाती थी। बस एक बार कोई हमसे झूठ बोले ना, बस उसके बाद हम उसके हर सच को भी झूठ की तराजू पर तोलते हैं। आखिरी मौका है तेरे पास। अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बोला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी और तेरे नाम पर ही बंद होगी। साहब मैं बेगुनाह हूं साहब। मैंने महिमा जी को नहीं मारा है साहब। सर निकुंज राणा के फोन की लोकेशन 30 नवंबर की रात उसके घर की शो कर रही है, रोहिंगढ़ बस्ती। शातिर है, अपना फोन घर पर छोड़ा होगा, दूसरा और कोई फोन होगा। निधि मुझे पक्का लगता है या तो इस निकुंज ड्राइवर ने महिमा बिस्ती को मारा होगा या फिर ये निकुंज जैसा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। नमस्ते परमार जी। सर आपसे एक बात करनी थी महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। बोलो घनश्याम। कैलाश नगर पुलिस स्टेशन का एक रिटायर्ड कांस्टेबल है राजेश परमार। 2 साल पहले उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी सर। अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कुछ बात करनी है उसके बारे में? सर ये जो महिमा बिस्ती का मर्डर केस है, मुझे लगता है राजेश परमार शायद उससे जुड़ा है। निकुंज राणा के फोन रिकॉर्ड में राजेश परमार का नंबर बार बार फीचर होता है। पक्का दोनों में जान पहचान। सर पहले मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के दूसरे दिन से ही राजेश परमार मुझे लगातार फ़ोन करता रहा है केस के बारे में जानने के लिए। और घनश्याम क्या हाल है? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? बस भाई अखबार में पढ़ रहा था वो महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। तुम्हारे थाने में ही होगा ना केस? जी परमार सर, अभी तो तहकीकात शुरू हुई है पर कोई लीड हाथ नहीं लगी है। सर तब मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। लगा शायद ऐसी बातों बातों में पूछ लिया होगा। फिर जब मैंने गणेश खबरी को निकुंज के पीछे लगाया, उसने बताया कि राजेश परमार निकुंज से काफ़ी मिलता रहा है। और फिर हमने जब निकुंज को पूछताछ के लिए उठाया, उसके साथ साथ राजेश परमार के भी मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन आते रहे। सर तब मैं सोचने लगा कि राजेश परमार महिमा मर्डर केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सर ये निकुंज ज़रूर सब जानता है। शायद महिमा का ब्लैकमेल हो रहा विक्टिम निकुंज को जानता होगा और उसने महिमा की सुपारी निकुंज को दे दी होगी। फिर निकुंज ने राजेश परमार को अपने साथ मिला लिया होगा। पुलिस कांस्टेबल था राजेश, इसलिए फॉरेंसिक को क्राइम सीन से
कातिल का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला सर। राजेश परमार को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी रडार में है। पहले इस रिकुंज राणा को तोड़ते हैं। निकुंज, लॉकर, कबर्ड, महिमा के घर की हर चीज से उंगलियों के निशान मिटा दिए गए थे। और ये कैसे हुआ हमें पता है। उन मिटे हुए निशानों ने कातिल पर उंगली उठा दी है। हीरो, कातिल हमें मिल गया है। कत्ल का पूरा चिट्ठा हमारे सामने खुल गया है।